साज है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? नाजुक हालात। तो आपकी पढ़ाई के हलचल कैसे है? अभी चल रही है? अभी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मुझे याद है कि जो लास्ट क्लास थी आपकी, उसमें हम लोगों ने मोटिवेशन के बारे में बात की थी। और मोटिवेशन के बारे में मुझे याद है शायद कुछ लिखवाया था, दो चार, केवल हेडिंग डाला था ओनली। ठीक है, अभी देखिए इस टॉपिक को, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है ये, और आपकी क्लास में काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं, डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, अप्लाइड भी मिल सकते हैं। प्रश्न किस तरह का पूछा जाना है। टॉपिक आपने डाला था, अभिप्रेरणा डाला था, और अभिप्रेरणा के बारे में हमने कहा भाई इसको इंग्लिश में हमने मोटिवेशन कहा था। और ये जो मोटिवेशन शब्द है इंग्लिश का, ये लैटिन भाषा का कोई शब्द होता है मोटम, उससे मिलकर बना है। और ये जो मोटम शब्द है आपका, इसका मीनिंग जो रहेगा वो आप दो तरह से बता सकते हो। एक रहेगा मूव रहेगा, और मूव के अलावा दूसरा आप कह सकते हो मोशन कह सकते हो, MOTION। अब जवाब है भाई किसे कहोगे मूव, किसे कहोगे मोशन, तो इसका बड़ा सीधा जवाब आता है कि भाई मूव का मतलब होता है गति करना, और मूव का मतलब होता है गतिशील होना। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई हमसे कहेगा किसे कहेंगे मोटिवेशन, तो आपका जवाब रहेगा गति करना या गतिशील होना। अब हमसे पूछे भाई कि इसको हम मीनिंग में, ये तो वन वर्ड का मीनिंग हो गया, हिंदी टू इंग्लिश हो गया, हम कहेंगे किसे, तो आपका जवाब रहेगा बहुत आसान शब्दों में, कहता है कि साहब अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसा बल होता है जिससे हमारी आंतरिक शक्तियां बाहर के वातावरण के लक्ष्यों की ओर निकलकर बाहर आती है। तो आपने कहा सर जैसे कि सपोज करिए कि साहब आपको गेम पसंद है, आपको गेम पसंद है आपको, तो ये जो गेम पसंद है आपको, ये आपकी इंटरनल पावर है आपकी ये। और जब आप किसी को गेम खेलते हुए देखते हो, तो जो आपका इंटरनली जो इंटरेस्ट है आपका, वो कहाँ निकल कर आएगा, वो बाहर निकल कर आएगा। आप उसको देखना स्टार्ट करोगे। सपोज करिए किसी को डांस पसंद है किसी को, तो ये जो डांस पसंद है आपको, ये आपका इंटरनल इंटरेस्ट है आपका। और जब आप किसी को डांस करते हुए देखते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहाँ रुक जाओगे, वहाँ वॉच करोगे, इंतजार करोगे। यही कहलाता है कि भाई आपकी आंतरिक शक्तियाँ बाहर निकल कर आती है। तो हमसे कोई कहता है मोटिवेशन किसे कहोगे, तो आपका जवाब है भाई अभिप्रेरणा का जब जिक्र आएगा, तो हमें कहना है कि भाई ये हमारा एक आंतरिक बल है। आंतरिक बल का मतलब है कि हमारी आंतरिक इच्छा हो सकती है, आंतरिक जिज्ञासा हो सकती है, आंतरिक तत्परता हो सकती है। तो आपने कहा भाई ये आंतरिक बल है जो वातावरण के विभिन्न, अब विभिन्न में कोई लक्ष्य भी हो सकता है, तो ये विभिन्न लक्ष्य कह दिए आपने। विभिन्न वस्तुएं भी कह देना आप, तो ये आपने वस्तुएं भी कह दिया है। बोला की और निर्देशित होती है। अब आपको सर निर्देशित किसे कहते हैं, भाई प्योर हिंदी का वर्ड है ये, इंग्लिश में डायरेक्टेड बोलते हैं। निर्देशित का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर की तरफ खींच के चले आना। तो क्या मतलब रहा भाई, अभिप्रेरणा आंतरिक बल है जो वातावरण के विभिन्न लक्ष्य या वस्तुओं की ओर निर्देशित होता है या निर्देशित करता है। निर्देशित का मतलब है कि हमारी जो आंतरिक शक्तियां होती है वो बाहर निकल कर आती है, उसी को आपने क्या नाम दिया, मोटिवेशन कहा। अब यहां पर जब मोटिवेशन की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है गुड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, और अक्सर इसका जो डेफिनेशन है, इसके जो विचार है, वो एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो आपसे कहेगा भाई किसे कहोगे अभिप्रेरणा, किसे कहोगे मोटिवेशन, तो ये व्यक्ति कहता है कि भाई अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य को आरंभ करना। आपने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ, किसी कार्य को आरंभ करना,
भाई आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि यार अब एग्जाम आने वाली है हमारी, हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आपने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया आपने। तो जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो आप, वो तो क्या कहलाएगा, किसी कार्य को आरंभ करना। अब आपने आरंभ कर दिया है काम को, मतलब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया और 1 घंटे होते होते आपने पढ़ना बंद कर दिया, ये तो होगा नहीं। आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अब उसके बाद में आपको उस काम को क्या रखना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अब कंटिन्यू तो रखोगे, लेकिन आपने उसमें रेगुलरिटी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई आज कर लिया, कल नहीं किया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, सुबह पढ़ लिया, शाम को नहीं पढ़ा। उस काम को आपको नियमित भी रखना होगा। और जब यदि आप किसी कार्य को आरंभ करते हो, जारी रखते हो, नियमित रखते हो, तो भाई इनकी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आपने क्या नाम दे दिया है, बस इसी को आपने नाम दिया है अभिप्रेरणा। आपसे पूछेगा गुड ने क्या कहा अभिप्रेरणा के बारे में, किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, नियमित रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा होती है। किसके अनुसार, कहते हैं गुड के अनुसार। या मैं एक नाम और दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल टू द पॉइंट, जो एग्जैक्टली नेम है, केवल उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड जो नाम है उसका नाम है गिलफोर्ड का। क्या नाम है भाई, गिलफोर्ड का नाम है। और क्या कहा गिलफोर्ड ने, गिलफोर्ड कहता है कि भाई किसी भी व्यवहार को उत्पन्न करना और व्यवहार को बनाए रखना, व्यवहार को उत्पन्न करना, व्यवहार को बनाए रखना अभिप्रेरणा होती है। तो आपने कहा सर इसका क्या मतलब है, व्यवहार को उत्पन्न करना और व्यवहार को बनाए रखना। आपने सीधी सी बात है, आपने कहा भाई पढ़ना चाहिए, अब तो आपने कहा अब तो पढ़ना चाहिए, अब समय आ गया पढ़ाई करने का। तो ये तो क्या किया, व्यवहार उत्पन्न किया आपने, और फिर आप पढ़ाई को जारी रख रहे हो आप, वही होता है व्यवहार को बनाए रखना। किसके अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार। तो आपने क्या जवाब दिया, केवल सिंपल जवाब है, व्यवहार को उत्पन्न करना व क्या करना, व्यवहार को बनाए रखना। बनाए रखने का मतलब है भाई अब आपने जो काम को स्टार्ट कर ही दिया है, तो उस काम को रेगुलर करते रहिए, नियमित रूप से करते रहिए, उसको बीच में छोड़ने का सवाल नहीं उठता। BF एक है गिलफोर्ड है, व्यवहार को उत्पन्न करना, व्यवहार को बनाए रखना। दूसरे का नाम है गुड, किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित रखना। बस एक नाम और है यहां पर, तीनों नाम एक से बढ़कर एक है, किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। वो नाम है आपका BF स्किनर। क्या नाम है भाई, इसका नाम पहले आया नहीं आया, कितनी बार, सीखने की, सीखने एवं सीखने की प्रक्रिया बताया था इसने अधिगम के बारे में, बहुत बढ़िया। एक थ्योरी भी दी थी इसने अपने को, कौन सी थ्योरी थी, ऑपरेंट थ्योरी, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, किसके द्वारा, BF स्किनर के द्वारा। बड़ी आसानी वाली एक डेफिनेशन इसने दी है, बहुत आसान डेफिनेशन। ये कहता है भाई किसी, या डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं, ये कहता है साहब अधिगम या अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, राजकीय राजमार्ग है। बताइए आप, मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ द लर्निंग। कहते हैं भाई अभिप्रेरणा तो क्या है, सीखने का, अधिगम का राजकीय राजमार्ग माना जाता है। मतलब यदि आप किसी को सिखाओगे तो वहां अभिप्रेरणा का होना जरूरी है। आप पढ़ोगे तो मोटिवेशन का होना जरूरी है, आप रात को जगोगे तो क्या जरूरी है, मोटिवेशन का होना जरूरी है, भूखे प्यासे पढ़ोगे तो क्या होना जरूरी है, मोटिवेशन का होना जरूरी है। आंखों में दर्द हो रहा होगा, सिर में दर्द हो रहा होगा, फिर भी सुबह जल्दी जग रहे हो, कारण आपके पीछे क्या है, मोटिवेशन। इसलिए इसने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजकीय राजमार्ग माना जाता है। तो अब नेक्स्ट लाइन में हेडिंग आप बनाएंगे, और अभिप्रेरणा आपने लिख रखा है, हेडिंग बनाकर
उसमें लिखिएगा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं जो लैटिन भाषा के, जो लैटिन भाषा के मोटम शब्द, मोटम MOTUM, मोटम शब्द से बना है, मोटम शब्द से बना है, MOTUM शब्द से बना है, जिसका अर्थ गति करना, गति करना या गतिशील होना होता है। होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इस प्रकार अभिप्रेरणा, जूम कर देना, जूम कर देना, अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है, एक ऐसा आंतरिक बल है जो वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों या वस्तुओं की ओर निर्देशित होता है, निर्देशित होता है। कुछ नहीं लिखवाया भाई, अभी स्टार्ट ही किया है, अभी तो फर्स्ट लाइन लिखवाई है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा गुड के अनुसार, गुड के अनुसार, और इसमें लिखिएगा अभिप्रेरणा किसी कार्य को, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है, नियमित रखने की प्रक्रिया है। सेकंड लिखिएगा गिलफोर्ड के अनुसार, सेकंड रहेगा गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार, और इसमें लिखेंगे अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा व्यवहार को उत्पन्न करने, व्यवहार को उत्पन्न करने तथा बनाए रखने की प्रक्रिया है, बनाए रखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट लिखिएगा BF स्किनर के अनुसार, BF स्किनर के अनुसार, BF स्किनर के अनुसार, और इसमें लिखेंगे अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम का, अभिप्रेरणा अधिगम का राजकीय राजमार्ग है, अभिप्रेरणा अधिगम का
राजकीय, राजमार्ग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है और वो रहता है भाई, अभिप्रेरणा की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के तत्व होते हैं। कई दफा एग्जाम में पूछ लिया है कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के तत्व कौन से होते हैं। कई बार तत्व पूछ लेता है, कई बार इसके सोपान पूछ लेता है और कई बार इसके क्रम पूछ लेता है। तो कहा आपने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के तत्व या उसके क्रम, तो भाई ये कहते हैं कि सबसे पहले एम का मतलब होना जरूरी है। अब आपने कहा सर एम का मतलब क्या हुआ? भाई एम कहते हैं मोटिव को कहते हैं। अब आपने कहा सर मोटिव किसे कहते हैं? दरअसल में मोटिव कहते हैं हम अभिप्रेरक को कहते हैं। तो आपने सबसे पहले जवाब दिया कि साहब इसमें मोटिव का होना जरूरी है, अभिप्रेरक का होना जरूरी है। अब आपने कहा सर मोटिव या अभिप्रेरक कैसे कहते हैं? तो कहते हैं भाई तीन चीजें मिलकर एक नाम देती है और उसको क्या कहा जाता है? मोटिव कहा जाता है। तीन तत्वों से मिलकर एक नाम बनता है जिसको मोटिव आप कहते हो। तो आपने कहा सर वो तीन नाम कौन कौन से होते हैं? तो भाई देखिए, सबसे पहला नाम जो आएगा आपका वो आता है नीड, आता है आपका। क्या आएगा? नीड आएगा। नीड को आपने आवश्यकता कहा। आपने आप ही मुझे बता दीजिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को भूख ना लगे, किसी व्यक्ति को प्यास ना लगे, मुझे लगता है कि आधी दुनिया में काम करने वाले लोग काम करना बंद कर देंगे। फैक्ट है ना ये बात? तो पंछी जो सुबह सुबह घोंसलों से निकलते हैं वो कोई ना निकले, वो आराम से पड़े रहेंगे घर के अंदर। वो क्यों? तो सबसे बड़ी समस्या दूर हो गई ना भाई। कौन सी वाली? पेट वाली। इंसान को यदि भूख लगना बंद हो जाए, प्यास लगना बंद हो जाए, आदमी काम करना बंद कर देगा। फिर बोला क्यों हाथ पैर तोड़े बेकार में, है ना? क्यों माथा खराब करे बेकार में जाके? भूख तो लगनी है नहीं, तो आदमी कमाना धमाना बंद कर देगा। इसलिए क्या जरूरी है? सबसे पहले नीड जरूरी है। अब आपको भी मालूम है हमारी तो रोटी, कपड़ा, मकान ये बेसिक नीड है, इनकी पूर्ति का होना जरूरी है क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया इनके पीछे लगी रहती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब देखो साहब, जिसको कहा आपने भोजन कहा, आपने रोटी कहा, आपने पानी कहा, आपने ये क्या है? हमारी आवश्यकता होती है। अब यदि आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, यदि आवश्यकता अधूरी रह जाएगी, तो हमारे अंदर ड्राइव उत्पन्न होता है। मैं ये बता चुका था आपको पहले भी जब हमने स्किनर को पढ़ा था। तो ड्राइव उत्पन्न होगा। तो आपने कहा सर ड्राइव किसे कहते हैं? भाई ड्राइव को हिंदी में हम कहते हैं चालक कह रहे हैं। इसी चालक को आपने प्रणोदन कहा है और इसी को अंतर्नोद भी आप कहते हो। मतलब इतने सारे नाम इसको हम हिंदी में दे सकते हैं। अब आपने कहा सर चालक किसे कहोगे, प्रणोदन किसे कहोगे और कहते अंतर्नोद किसे कहते हैं? रॉकेट में भी प्रणोदन होता है भाई। ईंधन का काम करेगा, जो भगाएगा उसको जोर से कि उड़ जा बेटा तू अभी। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भूख लगती है और ये भूख ही हमको क्या करती है कि अब बैठने तो कोई फायदा नहीं है भैया, कुछ ढूंढ, कुछ तलाश कर, कुछ ना मिले तो पोहे वाला मिल जाएगा बाहर, है ना भाई? तुरंत निकल के भाग कर जाएंगे पोहे वाला कहाँ है। वो मिल गया तो आंखों में चमक आ जाती है और वो नहीं आया तो अरे यार कहाँ चला गया। चाय वाले से भी पहला प्रश्न ये पूछेंगे, ये नहीं बोलेंगे चाय दे, पहले उसको बोलेंगे यार वो कहाँ गया वो आज। वो बोला यार वो इधर बगल में ही खड़ा है वो। तो बोला तू चाय बाद में देना, पहले हम क्या करके आते हैं? पोहे फ्री करके आते हैं। दरअसल में बात तो सही है नहीं मैडम? आप दोनों कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, इसका मतलब पोहे नहीं खाते आप दोनों? खाते हो तो कोई रिएक्शन कैसे नहीं? बोला चुपचाप खा लेते, किसी को कानो कान खबर लगती नहीं है। बोला चुपचाप जाते, दाएं बाएं देते, कोई देख तो नहीं रहा। बोला बस अगला खेल खत्म। तो यहां जो चालक कहा आपने, प्रणोदन कहा आपने, अंतर्नोद कहा आपने, दरअसल में हम इसी को कहते हैं भूख कहते हैं। अब जब हमें भोजन नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है क्या लगेगी? फिर भूख लगेगी। तो ये नीड हो गया, ये ड्राइव हो गया। और देखो भाई ये जो ड्राइव है ये हमें अंदर से परेशान करता रहता है। तब तक परेशान करेगा जब तक हमें भोजन मिल नहीं जाता। जैसे ही भोजन मिल जाएगा भूख समाप्त हो जाएगी और जब भूख समाप्त हो जाएगी तो आप नॉर्मल मूड में आ जाओगे। उसी नॉर्मल मूड को इंग्लिश में इंसेंटिव कहा आपने।
और यही जो इंसेंटिव है भाई, इसी को कहा है प्रोत्साहन। आपने कहा, क्या नाम दिया? प्रोत्साहन। इसको आपने कहा, तो इसको हम प्रोत्साहन भी कह सकते हैं और इसी को हम कह सकते हैं लक्ष्य की प्राप्ति। तो मैं समझता हूं कि ये नाम आपको याद रहेंगे। सबसे पहला मोटिव है, मतलब इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मोटिव। अब इसको आप यूं भी कह सकते हो, आप M प्लस N प्लस D प्लस I, बस ये भी आप याद कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो सारी कहानी याद करने की जरूरत है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, ये है भोजन या पानी भी हो सकता है, ये भूख या प्यास दोनों है आपकी, और ये है भैया इनकी शांति, मतलब इनकी पूर्ति हो जाना। तो ये नाम याद रहेंगे आप लोगों को। कोई अच्छा सीक्वेंस भी इनका यही रहेगा, पहले N आएगा तभी क्या आएगा? D आएगा तभी आएगा I। अब यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्या पूछेगा कि साहब सीखने का, कई बार सीखने का पूछ लेता है, कई बार पूछता है था मोटिवेशन का। तो इनका बोला जी पहला जो स्टेप है, इनका जो प्रथम सोपान होगा, वो प्रथम सोपान कौन सा रहेगा? तो पहला स्टेप कौन सा है? नीड। पहला क्या है? नीड है। तो जब नीड होगी, आवश्यकता होगी, तभी आप हम क्रियाशील होंगे हम। तो सबसे पहला सोपान कौन सा हुआ? नीड हुआ। नीड के बाद में ड्राइव, और ड्राइव के बाद में इंसेंटिव। हेडिंग बनाइएगा एक बार। उसमें लिखिएगा हेडिंग बनाकर, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के तत्व या क्रम। सोपान नहीं, सोपान तो अलग लिखवा रखे हैं अपन ने, वो सोपान अलग होंगे। ये तो ये पूछ लेगा आपसे भाई सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है? आवश्यकता। क्यों? आवश्यकता हमें एक्टिव बनाती है। तो आपने हेडिंग बनाया अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के तत्व या क्रम। उसमें लिखिएगा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के निम्न तत्व होते हैं। निम्न तत्व होते हैं। अब पहला तत्व हम लिखेंगे फर्स्ट वाला, उसमें लिख दीजिएगा नीड। मैं योग करके लिखाऊंगा लास्ट में, तीनों के योग को मोटिव कहते हैं, वो लास्ट लाइन में लिखवाऊंगा। पहला लिखिएगा नीड, नीड NEED नीड, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आवश्यकता। आवश्यकता, इसमें लिखिएगा मानवीय जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं का होना आवश्यक है। आवश्यकताओं का होना आवश्यक है। जैसे रोटी, कपड़ा आदि। रोटी, कपड़ा आदि। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, पहले ड्राइव लिख देना DRIVE, DRIVE, और ड्राइव के साथ में ब्रैकेट में तीनों नाम लिख दीजिएगा, चालक, चालक के साथ में प्रणोदन, और प्रणोदन के साथ में लिख दीजिएगा अंतर्नोद। चालक, प्रणोदन, अंतर्नोद, और इसमें लिखिएगा यह एक शक्ति है। यह एक शक्ति है जो आवश्यकता की पूर्ति न होने पर, आवश्यकता की पूर्ति न होने पर
उत्पन्न होती है जो अंदर से क्रियाशील बनाती है। जैसे भूख प्यास आदि पूछ लेगा एग्जाम में। भोजन क्या है तो आपका जवाब रहेगा आवश्यकता, और भूख क्या है तो जवाब क्या देना है आपको, बस ये ध्यान रखिएगा, वो आपका अंतर्नोद कहलाएगा। पानी क्या है, आवश्यकता है, और प्यास क्या है, अंतर्नोद है आपका। जैसे भूख प्यास आदि लिख लिया आप लोगों ने, जैसे भूख प्यास आदि। थर्ड लिखिएगा इंसेंटिव, इंसेंटिव INCENTIVE, इंसेंटिव INCENTIVE। इसमें इंसेंटिव में लिखिएगा इसे प्रोत्साहन या लक्ष्य प्राप्ति भी कहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति भी कहते हैं जो आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक स्वतः ही शांत हो जाता है। चालक स्वतः ही शांत हो जाता है, जिससे व्यक्ति प्रोत्साहित होता है। जिससे व्यक्ति प्रोत्साहित होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा उपरोक्त तीनों के योग को अभिप्रेरण ब्रैकेट में चाहो तो मोटिव लिख देना, MOTIVE जी, मोटिव या अभिप्रेरक कहते हैं, जिसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। आप लिख दीजिएगा M इजकल टू N प्लस D प्लस I। M प्लस इजकल टू N प्लस D प्लस I। बस इन्हीं को आपने ऐसे कर दिया। M का मतलब मोटिव हो गया, N का मतलब नीड हो गया, D का मतलब ड्राइव हो गया, और I का मतलब इंसेंटिव हो गया है। अब देखिए साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है एक, और उसमें हमसे पूछते हैं ये लोग कि जो अभिप्रेरण होता है, या जो आप कहिएगा जो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, तो हम मोटिवेशन को कितने भागों में बांट सकते हैं? भाई 2 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, या कितने भागों में बांटते हैं? तो कौन कौन से रहेंगे हमारे साथ? 2 होते हैं ना, 2 तो कन्फर्म में 2 होते हैं, लेकिन 2 कौन से होते हैं ये थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला जो नाम है वो हम बात कर लेते हैं मास्लो के अनुसार। पहला जो टाइप है वो किसके अनुसार है? मास्लो, अब्राहम मास्लो, पढ़ रखा है आप लोगों ने।
जिनको कहा गया है मानवतावादी। कहा है ना भाई, आवश्यकता पढ़ा है आप लोगों ने, आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ा है। 5 आवश्यकता बताई थी, सबसे नीचे वाली बताई थी शारीरिक, और सबसे टॉप वाली बताई थी आत्म सिद्धि। जहां पर हमने अर्जुन का जिक्र किया था तो कहते साहब मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा था, और वो 2 भाग कौन से होते हैं, तो ये एक तो बताता है जन्म जात बताता है, और दूसरी बताइए भाई अर्जित बताइए। मतलब अभिप्रेरणा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? जन्म जात और अर्जित। अब आप कहोगे सर ये कौन सी होती है, ये जन्मजात कौन सी होगी और अर्जित कौन सी होगी? भाई सीधा सा जवाब ध्यान रखिएगा, जो आप में जन्म से पाई जाती है, जो आप में जन्म से विद्यमान होती है, वो तो क्या कहलाएगी? जन्मजात कहलाएगी। तो आपने कहा सर जैसे कि, तो आप मुझे बताइए भूख जन्म से ही लगती है नहीं लगती भाई? प्यास, दर्द, पक्का? नहीं भाई, कई सारी फिल्में देखी मैंने, मर्द को दर्द नहीं होता। क्या पता भाई आपको दर्द नहीं होता हो। एक फिल्म देखी थी मैंने, किसकी थी वो? शाहरुख खान की थी वो। उसको मार मार के लाल पीला कर दिया था उसको, है ना, आमरस नाकों के माध्यम से निकलता हुआ उसके मुंह तक आ गया था, जो कि अक्सर आ जाता है। उसके हुआ, सुनील शेट्टी के हुआ। इनका क्या करता है, आमरस नाकरस हमेशा यहाँ से निकलता है, मुंह तक होते हुए वो यहाँ तक आ जाता है वो, और पिटाई खा रहा है जोरदार वाली, वो रस को पी रहा है वो, और फिर भी कह रहा है नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता। मैंने इसलिए पूछा भाई क्या पता आपको लगता है या नहीं लगता? लगता है क्या? पक्का? तो ठीक है भाई। तो आपने भूख कहा, प्यास हुआ, दर्द हुआ, थकान हुआ। देखो भाई ये जो मलमूत्र रहता है इसका भी त्याग जो हम करते हैं ये भी जन्मजात ही होता है। इसके अलावा जो काम प्रवृत्तियां रहती है ये भी जन्मजात ही होती है। तो देखिए ये वो अभिप्रेरणा है जिनको आपने क्या नाम दिया है? जन्मजात आपने कहा है। और कुछ अभिप्रेरणा ऐसी होती है जिनको आप हम अर्जित करते हैं। तो आपने कहा था अर्जित कौन सी करते हैं, तो आप मुझे बताइए उपलब्धि जन्मजात होती है अर्जित होती है? सच कह रहे हो या झूठ बोल रहे हो? पक्का? अब राजा का बेटा राजा कहाँ होता है? होता है क्या? अब नहीं होता, पहले होता था। तो पहले जन्मजात थी, अब क्या हो गया? अर्जित। सचिन तेंदुलकर का लड़का कहाँ बना बताओ? नहीं बना ना भाई, बताओ। नहीं खूब खिलाया ना यार, खूब खिलाया। आप बताओ मेरे को, बिना ज्यादा रणजी वणजी खिलाए हुए इन लोगों को डायरेक्ट यार नेशनल टीम में जगह दे दी, क्या कम है क्या वो? तो लक्षण होने चाहिए, आपकी हमारी भाषा में बात करते हैं, और लक्षण उसी के में होते हैं जिसके जीन में मेहनत करने की लगन और क्षमता होती है। उसके पिता में तो थी, उसके पिता के जीन में तो थी, लेकिन उसके अंदर नहीं था। यही तो कारण है भाई। तो आप वही वाली कहावत है कि हम कितना भी प्रयास करें कभी गधों को घोड़ा नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या भाई? पॉसिबल ही नहीं है। कहते साहब अर्जित में उपलब्धि आती है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार चालाकी कर लेते हैं ये, और चालाकी में क्या कहा, उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में पूछ लेते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध एक अलग व्यक्ति से है, और उसका नाम कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि साहब ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध कौन से व्यक्ति के साथ में है। तो हमने जवाब दिया है डेविड मैक्लीलैंड। क्या नाम है भाई? डेविड मैक्लीलैंड। जिंदगी में कुछ उपलब्धियां ऐसी होती है जो हमें प्रेरित करती है कि हम आगे बढ़कर उनको प्राप्त करें। नौकरी आपके लिए उपलब्धि है फिलहाल, है या नहीं है? आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो। कुछ आसपास के लोगों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग दूर के ही होंगे, तो वो प्रयास कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मालूम है अब उपलब्धियां जन्मजात नहीं। किसान का बेटा किसान बन सकता है भाई, है ना भाई, लेकिन एक आईएएस का बेटा आईएएस बने ये कोई जरूरी नहीं है। एक टीचर का बेटा टीचर बने कोई जरूरी नहीं है।
क्योंकि उसको मेहनत करनी होगी। तो व्यवसाय व्यवसाय तो आप अपना सकते हो, लेकिन उस व्यवसाय में आप कितने सफल रहोगे ये आपकी उपलब्धि के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आपने कहा सब उपलब्धि, कोई डॉक्टर बनता है भाई उपलब्धि है उसकी, कोई फेमस खिलाड़ी बनता है ये उसकी उपलब्धि है, कोई एडवोकेट बनता है भाई ये उसकी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि जन्म से नहीं मिलती है, इनको प्राप्त करना होता है। तो उपलब्धि कहा आपने, सत्ता कहा आपने, पावर कहा। पावर जन्मजात होती है क्या ना, वो जमाने चले गए। वो तू जानता है, कई आज भी कहते हैं कई लोग, तू जानता है मैं किसका बेटा हूं। तो आपने सुना होगा ये बात कहते हुए लोगों को, जब तुझे ही नहीं पता तो हमें कहां से पता होगा। कई लोग कहते हैं हेकड़ी में आकर, तू जानता है मेरा पिता कौन है। तो अपन क्या कहते हैं, भाई जब तुझे ही नहीं पता तो हमें कहां से पता होगा तेरा पिता कौन है। सुना होगा कई लोगों कहते हुए, फिल्मों में तो खैर आम डायलॉग हो रखा है, तू जानता नहीं मेरे पिताजी को। वो सच कह रहा है भाई, जब तू ही नहीं जानता भला मैं कैसे जानूंगा। क्योंकि सत्ता अब जन्मजात नहीं होती। तेरा बाप क्या है वो छोड़, तू बता तू क्या है। जो ताकत मिली है वो किसको मिली है, तेरे पिताजी को मिली है। तूने क्या किया, तू तेरी ताकत बता। तो सत्ता भी क्या करनी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है। तभी तो चुनाव आते हैं। मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सड़कों पे दौड़ लगाते हैं, लगाते ना। वो गली गलियों में घूमते नहीं घूमते, और यूं कह दो कभी अब आ जाओ, अब नहीं आएंगे कभी भी। अब तो कोई कहते हैं यहाँ बहुत फेमस मंदिर है, बोलो अच्छा चलो, बोलो ये बहुत फेमस चाय वाला है ये, इसके पास 1500 आदमी एनी टाइम चाय पी, अब अच्छा चलो भाई, है ना। क्यों, क्योंकि सबको क्या चाहिए, सत्ता चाहिए। और सत्ता प्राप्त करने के लिए 4.5 साल पूरा होते होते मेहनत करनी पड़ती है ना भाई। 4 साल तक तो भूल जाते कौन तेरा कौन मेरा, भगाते बोला भगाओ इनको बोला हम इनको जानते नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो दिन नजदीक आता है कयामत वाला, वैसे वैसे लोगों को एक्टिव होते हुए देखा होगा आप लोगों ने। आपने कहा सर और, हाँ जी, चिंता। लोग कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। सही है गलत है, गलत है। आज से चेंज करना, चिंता नहीं होती तो आप यहां नहीं बैठे होते, चिंता यहां नहीं होती तो आप यहां पर बैठे नहीं होते, चिंता नहीं होती तो आपके पेरेंट्स आपको यहां पर नहीं भेजते, चिंता नहीं होती तो आप सुबह 5 बजे जगते नहीं, चिंता नहीं होती तो यार अभी 12 बजे का टाइम पढ़ने का थोड़ी होता है, खाना खा के ठंडी ठंडी हवा में सोने का समय होता है। चिंता है तभी तो आप यहाँ बैठे हुए हो। आप लोग क्या ख्याल है आप लोगों को? तो चिंता अच्छा होता है, कोई गारंटी नहीं है कि चिंता बुरी होती हो। मनोविज्ञान कहती है, दुनिया कहती है, चिंता का एक निश्चित लेवल होना जरूरी है। आपकी सुबह 4 बजे ट्रेन थी, ऑटोमेटिकली 5 बार नींद खुल जाती है चिंता के कारण, किसी ने नहीं जगाया आपको। और यूं ऑर्डिनरी दिन में आपकी नींद एक बार पड़ने के बाद में डायरेक्ट सुबह के, तो चिंता होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, क्योंकि चिंता भी हमें मोटिवेट करती है। आप बताओ मेरे को, अरे भागो भागो भागो, लेट हो गए, है ना, भागो भागो लेट हो गए, तो ये चिंता थी तभी तो आप मोटिवेट हुए, आप तभी तो आपने भाग, अरे सो जा रे यार, है। चिंता नहीं है तो ये चिंता भी हमें मोटिवेट करती है। आपने कहा सर और क्या हो सकता है इसके अलावा? भाई देखो, अनुमोदन। आपने कहा सर ये क्या है? दरअसल में सहमति कहते हैं। कहानी सुना चुका था बूढ़ी काकी वाली, बूढ़ी काकी सुनाई थी, अपने चूड़ों के चक्कर में आग लगा दी थी झोंपड़े में। तो वो अनुमोदन ही तो था वो, कि कोई तारीफ तो कर दो कम बख्तो कि चूड़िया कितनी अच्छी है। जब किसी ने तारीफ नहीं की, लगा दी ना खुद के आशियाने में आग। वो क्या था? वो अनुमोदन। इंसान दूसरों का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए ना जाने किस हद तक गिर जाता है। शाहरुख खान ने ना जाने कितनी मंजिल से अपने बच्चे को बाहर टांग दिया था एक बार, जो बहुत, अब जो छोटा था वो वाला बच्चा जो आजकल पकड़ा जाता है पुलिस के थ्रू, उसको उसके बर्थडे पर लोग देखने तो आते ही हैं, लोगों को देखने के लिए। तो अपनी पता नहीं कौन सी मंजिल से क्या किया कि जो छत थी उसकी, मन्नत कुछ नाम है उसका,
तो उस मन्नत की जो रेलिंग थी, उस रेलिंग से खुद तो आ गया बाहर, मतलब ये तो रेलिंग है इस टाइप की, तो वो हमेशा उटपटांग काम करता हुआ देखा जाता है, वो आपको भी ध्यान होगा वो। तो ये तो इधर तो टेरेस है, उसका बीच में ये वाला रेलिंग है ये, तो इधर से टेरेस से आकर वो रेलिंग पर, रेलिंग का जो बाहर वाला छज्जा निकला रहता है उस पर खड़ा हो गया और एक हाथ से उस रेलिंग को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने बच्चे को यूं टांग रखा था, छोटा था उस समय पर। आप मुझे बताइए, ये अनुमोदन के लिए तो है ये, वरना कोई पागल कहेगा नहीं कहेगा अपने कर दे, कोई घर का छोटा जानवर हो, पेट हो आपका, हाँ बिल्कुल लाल पीला कर दे, रॉकेट बना दे। उस दिन तो खैर हेलीकॉप्टर के साथ रॉकेट लॉन्चर भी बना दे, है ना, जिंदगी में दोबारा कभी सोचेंगे नहीं। तो ये क्या करता है इंसान, अनुमोदन के लिए कुछ भी कर सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने जब मैच जीता था तो उसने टी शर्ट वगैरह खोलकर फेंकी थी, क्या था ये, अनुमोदन तो था। जब 1983 के बाद में जब गांगुली ने लॉर्ड्स के मैदान पर नेक्स्ट वेस्ट सीरीज जीती थी तो अपने टी शर्ट को खोल के घुमाया था ना भाई, क्योंकि ये उससे पहले फ्लिंटॉप कर चुका था ये, तो उसका बदला लेने के लिए, मतलब उसका अनुमोदन करने के लिए, भैया तू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये अनुमोदन के लिए भी इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। ये बर्तन मांज तो रहे लोग बाग, फिल्म इंडस्ट्री वाले, जो ये लॉकडाउन था जब बर्तन मांज रहे, क्यों कर रहे हैं ये, है ना, खाना कुकिंग करते अपना फोटो भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे थे ये, केवल इसलिए कि देखो ये भी बर्तन मांजते हैं, ये भी बर्तन मांजते हैं। तो ये क्या होता है, ये अनुमोदन होता है। ये कौन सी अभिप्रेरणा है आपकी, अर्जित, सीधी सी बात होती है, जो जन्म से पाई जाती है वो जन्मजात होती है, और जिसको हम प्रेरित करके अपने प्रयासों के द्वारा अर्जित करते हैं वो कहलाती है अर्जित। किसके अनुसार, मैस्लो के अनुसार कितने प्रकार हुए, एक नाम है अगला, हाँ जी, हाँ अटेंशन कहिए, अप्रूवल कहिए, अप्रूवल। अगला है थॉमसन के अनुसार। थॉमसन ने भी दो प्रकार बताए थे, और दो प्रकार कौन कौन से इसने बताए, तो पहले का नाम है प्राकृतिक, पहले का नाम क्या है भाई, और दूसरे का नाम क्या है, कृत्रिम। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। तो जो उसका जन्मजात था वो इसका क्या है, प्राकृतिक है, और जो उसका अर्जित है वही क्या है, इसका कृत्रिम है। तो थॉमसन ने भी कितने बताए, दो बताए, प्राकृतिक और कृत्रिम। यहां अगला जो नाम आएगा वो है गैरेट का। गैरेट ने दो नहीं बताए, तीन बताए थे इसने, और तीन कौन कौन से बताए, तो देखो भाई, एक तो बता रहा है ये प्राकृतिक, अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्राकृतिक और उसका वो एक ही है, बस फर्क इतना है कि इसको कई बार जैविक कहा है इसको, तो आप प्राकृतिक कह दो, जैविक कह दो, और चाहे इसको कह दीजिएगा नेचुरल कह दीजिएगा, बस मेन जो शब्द इसने काम में लिया है वो जैविक लिया है। दूसरा नाम इसने बताया मनोवैज्ञानिक, और थर्ड नाम जो बताया इसने वो नाम बताया है सामाजिक। तो तीन नाम ये हो गए हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक मतलब जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। किसके अनुसार, गैरेट के अनुसार जैविक वो है जो जन्मजात पाए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक में हमारे संवेग आते हैं, संवेग जो पढ़े थे आपने, वॉटसन के अनुसार, ब्रिजेस के अनुसार, आपने कहा था कौन कौन से, भाई आप दुख महसूस कर रहे हो, आप संवेदना महसूस कर रहे हो, आप किसी के प्रति केयर महसूस कर रहे हो, वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है आपके। और सामाजिक का मतलब हुआ मिलजुल कर रहना, उत्तरदायित्व की भावना, अपनी जिम्मेदारी उठाना, ये क्या कहलाएगा आपका, सामाजिक। तो गैरेट ने तीन बताए हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। थॉमसन ने कितने बताए, प्राकृतिक और कृत्रिम। और जो मैस्लो है उसने भी दो बताए, जन्मजात एवं अर्जित। तो नेक्स्ट लाइन में हेडिंग आप बनाइएगा, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार। हाँ बिल्कुल, थॉमस वाला सेम ही है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट लिखिएगा अभिप्रेरणा के प्रकार, और पहला लिखिएगा मास्लो के अनुसार, मास्लो के अनुसार
और इसमें लिखेंगे मास्लो ने अभिप्रेरणा को निम्न दो भागों में विभाजित किया। फर्स्ट लिखिएगा जन्मजात, पहला है जन्मजात। हालांकि मालूम है कौन कौन से होते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन करे तो इसके एग्जाम्पल लिख लो भाई, बाकी जरूरत है होती नहीं है। भूख, प्यास, दर्द, थकान, मलमूत्र का त्याग, काम, प्रवृत्तियां आदि। हाँ, प्रेम हो सकता है, अनुभूतियां जो भी रहेगी वो जन्मजाती है, वो आपकी जन्मजात। उसके बाद में सेकंड आएगा आपका, और सेकंड में हमने जो नाम लिखा है, और वो सेकंड रहेगा आपका अर्जित में लिख दीजिएगा पहला उपलब्धि अभिप्रेरण। ये नाम महत्वपूर्ण है ये, तो इसके आगे आप इंपोर्टेंट कर देना। अर्जित में पहला है उपलब्धि अभिप्रेरण, और इसके साथ में ब्रैकेट में नाम लिख दीजिएगा, यह है डेविड मैक्लीलैंड ने प्रस्तुत किया। ये महत्वपूर्ण है ये नाम, तो इंपोर्टेंट आप मेंशन कर देना। इसके अलावा जो नोट कर आपने जो लिखा है वो कॉमा करके वो नेक्स्ट लिख दीजिएगा। सत्ता, चिंता, अनुमोदन आदि। अगला लिखिएगा थॉमसन के अनुसार, और थॉमसन के अनुसार में लिखिएगा थॉमसन ने अभिप्रेरणा के निम्न दो प्रकार बताए हैं। पहला लिखिएगा प्राकृतिक, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। थर्ड लिखिएगा गैरेट के अनुसार, और इसमें लिखिएगा गैरेट ने अभिप्रेरणा को निम्न तीन भागों में विभाजित किया। पहला लिखिएगा जैविक, पहला है जैविक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक। पहला जैविक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, और थर्ड हो जाएगा सामाजिक। जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। लिखा भाई आप सभी ने? चलिए जी, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं। आपने कहा ठीक है सर, मोटिवेशन का मीनिंग मालूम हो गया, प्रोसेस मालूम हो गया, और इसके जो टाइप्स है वो भी हमें मालूम चल गया है। अब सपोज करिए कोई हमसे पूछता है कि साहब ये जो अभिप्रेरणा है इसका हमारे जीवन में क्या लाभ होता है, इसका हमारे सीखने में
क्या महत्व होता है, अभिप्रेरणा का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो भाई एक एक करके छोटे छोटे नाम है जिनको आप समझ लेना है। पहला कहता है कि साहब जब हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो अभिप्रेरणा क्या करता है, हमें गति प्रदान करता है। आपने कहा कि अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को क्या करता है, गति प्रदान करता है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये हमारे व्यवहार को कह रहा है, ये हमारे व्यवहार को कह रहा है भैया जग जा अब जल्दी, है ना, अब बहुत सो लिया अभी। तो ये क्या कह रहा है, व्यवहार को गति प्रदान कर रहा है। सब अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को क्या प्रदान करता है, दिशा प्रदान कर रहा है। दिशा का मतलब है सब लोग पढ़ रहे, तू भी पढ़, है ना भाई, तू भी जाग जा, तू भी अब सीरियस हो जा। क्या है ये, व्यवहार को दिशा प्रदान कर रहा है। दिशा के लिए दूसरा शब्द भी आ जाता है और वो क्या है, सब हमारे व्यवहार को क्या करता है, ये आकार प्रदान करता है। आकार का मतलब हुआ कि आपको आपके काम को जारी रखने की आवश्यकता है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए काम करना जरूरी है। उसको आपने क्या नाम दिया, आकार प्रदान करना। तो आपने जवाब दिया साहब जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की तो आपने सबसे पहले कहा कि साहब ये हमारे व्यवहार को गति देता है, ये हमें दिशा प्रदान करता है व्यवहार को, ये हमारे व्यवहार को आकार प्रदान करता है। ये आपने जवाब दिया। जब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अभी और कौन सा बाकी है, तो आपको जवाब देना है कि साहब जब हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को, या कह सकते हो कि साहब हमारे व्यवहार को लक्ष्योन्मुखी बनाता है। ये लक्ष्योन्मुखी का मतलब हुआ कि हमारे व्यवहार को किस तरफ मोड़ता है, ये लक्ष्य की तरफ मोड़ता है। जैसे हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हम खेल रहे हैं, हम मोबाइल पर टाइम ज्यादा पास कर रहे हैं, तो मोटिवेशन क्या कहेगी, भैया खेलने से काम नहीं बनेगा। हम ज्यादा सो रहे हैं तो ये क्या कहेगा, ज्यादा सोने से काम नहीं चलेगा। हम ज्यादा मूवी देख रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप कर रहे हैं, तो ये कहेगा नहीं भैया इससे काम बनने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। आपने कहा सर और क्या करता है, कहते साहब ये हमारे व्यवहार को चयनात्मक बनाता है। क्या करता है, हमारे व्यवहार को चयनात्मक बनाता है। तो आपने कहा सर चयनात्मक का मतलब क्या है, सुबह से लेकर रात तक अपने को बहुत सारे काम होते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का, होते हैं ना, शादी में भी जा सकते हैं, प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, दोस्तों के साथ बात भी कर सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, फोन पर गपशप भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मोटिवेशन के कारण इन सब में से हम किसी एक काम को चुनते हैं, है ना। पढ़ लेते हैं, बाद में कर लेंगे यार बातचीत, तो फिर पहले पढ़ाई कर लेते हैं, घूमना फिरना तो बाद में कर लेंगे। तो ये क्या बनाया, आपके व्यवहार को चयनात्मक बनाया है। आपने कहा सर और क्या रहेगा, कहते साहब दरअसल में ये हमारे अंदर प्रतिद्वंदता उत्पन्न करती है, कंपटीशन की भावना करती है, नहीं करती है। एक दूसरे की शक्ल देखते हो क्या आप लोग, देखते हो क्या, सही बताओ, देखने के बाद में क्या आता है मन में, अच्छा है, फिर बढ़िया है बोला, आंखें देखनी चाहिए, कोई चश्मा लगा था ना, हटा के देखनी चाहिए ऐसे करके। लेकिन वो देवता हो तुम इधर हटाने मत पहुंच जाना, और मैडम वो आप लोग उधर उठाने मत पहुंच जाना, सामने कह दो उससे भैया दिखाना जरा एक बार। आंखें बयान करती है कि वो कितनी थकी हुई है, और जितनी आंखें थकी हुई है बेटा समझ जाना वो उतना ही काम प्रगति पर चल रहा है उसका, है ना। तो ये क्या है, ये प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करती है। आंखें थकी हुई है इसका मतलब पढ़ाई जोर से चल रही है, और पढ़ाई जोर से चल रही है इसका मतलब शत्रु हमसे 2 कदम आगे है, और शत्रु को रोकने से तो काम चलेगा नहीं, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम उसके आगे आ सके। बात ठीक है, गलत बात है भाई, है। सफलता उनको नहीं मिलती जो ज्यादा काम करते हैं, सफलता उनको मिलती है जो काम तो करते ही करते हैं लेकिन दूसरे के काम को ध्यान में रखकर भी काम करते हैं। आप सोचोगे पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं और मुझे मालूम ही नहीं है कि जमाने में क्या चल रहा है, मतलब दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। और वो जब ध्यान में रहेगा तब आपको सफलता से दूर कोई ले जा
नहीं, हम जब पढ़ते थे, हम लोग दिल्ली में रहते थे हम लोग, तो वहाँ का, हाँ जी, अभी भी, हाँ, काम तो अभी भी वही है यार, पढ़ने का ही काम है। जब भी कोई बुक हाथ में लग जाती है, पढ़ना ही पड़ता है, क्या करें, क्योंकि पढ़ेंगे तो आइडिया आएंगे, और आइडिया आएंगे तो आपने शेयर करेंगे क्लासों में। तो कुछ लोग हमने ऐसे देखे, मैंने, जो मेरी लाइफ में कभी नहीं देखे मैंने, आपने तो सुना भी नहीं होगा कि यार ऐसा भी कोई करता है क्या। तो सबके जो कमरे थे, तो छोटे छोटे कमरे थे मैक्सिमम। हाँ, मुखर्जी नगर की बात, पटेल चेस की बात कर रहा हूँ मैं, हिम्मत नगर, पटेल नगर, मुखर्जी नगर। ये जो मैक्सिमम जो स्टूल है ना भाई, ये जो इस स्टूल के बराबर चौड़ाई, मैक्सिमम 4-4.5 फीट की चौड़ाई रहती थी रूम की, और मात्र 5 फीट की लेंथ रहती थी, 5-6 हाईएस्ट हुआ करती थी। हाँ, आपके ये तो बहुत बड़ा है यार, ये तो इस पर तो 2 आदमी सो सकते हैं इसके ऊपर, तो ये तो बड़ा है ये तो मतलब मैक्सिमम 3 फीट की तो चौड़ाई होती थी बेड की, वो उन्हीं के साइड से बनाते थे पहले ही, और मैक्सिमम 5.25-6 फीट उसकी लेंथ रहती थी उसकी। अब सबके जो कमरे थे, कई खैर बड़े कमरे भी ले रखे थे कईयों ने, जो ज्यादा पैसे वाले थे, मैं तो ऑर्डिनरी कमरों की बात कर रहा हूँ, हम वाला, हाँ ना, नहीं भाई आपन वाला नहीं भाई, उसने भाई ने कहा, बोला आपके वाला, इसका मतलब फिर आपका तो फिर अलग होगा फिर। तो कई लड़के ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा बड़ा कमरा था, जिनके पास, जिनके माता पिता कोई ब्यूरोक्रेट था, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस वगैरह थे, तो उनके भाई देखो कमरे बड़े थे उनके, तो उनके क्या है कि खाने बनाने वाला भी सामान उनके पास रहता था, कि कभी 7 दिन में 10 दिन में मूड कर जाए कुछ अच्छा खाने का, तो हम मेस से नहीं खाएंगे, हम खुद बनाकर खाएंगे। तो कई लड़कों के रूम में जब हम जाते थे, जैसे हमारे में कोई आया और हम किसी के रूम में जाते थे, तो अपना तो भैया रूम हमेशा खुला ही रहता था ही, कभी बाहर भी जाते थे ना तो भी खुला ही छोड़ के जाते थे उसको, कि क्या पता कोई आए तो उसको कोई दिक्कत नहीं आए, आराम से बैठ जाए वो, है ना भाई। तो अच्छा, आज भी अपना सिद्धांत यही है, तो उसमें कोई तो मार साहब, कई लड़के ऐसे होते थे कि जिनका गेट नॉक करते थे, तो गेट नॉक करने के बाद में 15 मिनट के बाद में गेट खोलते थे वो। तो अब मैं समझ में नहीं आया कि यार वो इतना टाइम क्यों लगाते हैं। जानते हो, बाद में मालूम चलने लगा कि वो जो चीजें पढ़ते थे उन किताबों को छिपाते थे वो, कि सामने वाले को नजर ना चल जाए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, और छिपाने की जगह क्या सॉलिड तकिया के पिलो के अंदर किताबें डाल दी, और उस पिलो को कहाँ रखा, खुद के पास। अब हमें थोड़ी पता चलेगा इसमें किताब रखी हुई है, बिस्तर में के अंदर किताबें डाल दी, और उस बिस्तर को फोल्ड करके सामने रख दिया। और हद तो तब हो गई जब खुद की किताबों को वो आटा रखने वाला पीपा जो आता था ना, उसमें रख दिया। अब आटा का वो पीपा जो आता है, रोज तो काम आता नहीं, क्यों, रोज तो मैस में से खाना आ रहा है, वो काम आता है 10-15 दिन बाद में। तो एक दिन हम एक लड़के के पास बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि यार आज तेरे घर पे कुछ खाना, तेरे रूम पे कुछ खाना वाना बना। तो ये जिनके घर में सुविधा होती है वो बड़े तेज होते हैं, वो सब्जी मैं बनाऊंगा, आटा तू लगा है ना। ये पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आई। ये हर विद्यार्थी जीवन में है, ये सब पे लागू होता है। ये सब्जी मैं बनाऊंगा और सबसे मुश्किल वाला काम, उसमें आटे को पिटाई करनी पड़ती है उसकी, तू गीला क्यों हो गया, तू सूखा क्यों हो गया, तेरे को बार बार में समझा रहे तेरे को। तो कोई बात नहीं, अब उसके घर पे खाना खाना मतलब उसके रूम पे खाना खाना, घी भी लाया है वो, सब्जी में घी भी डालेगा अपने हिसाब से, आधा चम्मच, और वो भी पूछ, डालू तेरे को। फिर अब कोई होता है बेचारा, कोई शर्म वाला होता है, मत डाल। फिर अब कोई और, अब हम तो कहते भूखे थे ना यार भाई, हम तो कहते भाई तू क्यों परेशान होता है, हम ही डाल देते हैं हम तो, है ना, तू क्यों परेशान हो रहा है। तो जब उसमें आटे वाले में आटा निकालने के लिए हाथ डाला, तो भाई साहब उसमें डायरिया, कॉपियां, रजिस्टर ये निकले। मगर ये तूने क्या कर रखा है ना। अब क्या बोले बताओ, है ना, क्या बोले। अब कुछ बोलने को बचा भी तो नहीं ना। अब बहाना मारे तो क्या मारे, मैं रख के भूल गया, मेरे से गिर गई, क्या बोले। तो मैं कहा यार कमीने इंसान, तू ये करता है। फाइनली ऐसे लोगों को मैंने, बहुत ज्यादा लोगों को सफल होते हुए नहीं देखा। क्यों? सफल वही होता है जिसकी सोच अच्छी होती है। किताबों से थोड़ी कोई लगता है नौकरी, किताबों से नहीं लगता। किताबों को पढ़ता कौन है, और उसको पढ़ता कैसे है, और उसको पढ़ते समय आपके भाव कैसे होते हैं, उससे नौकरियां लगती है। ऐसे चंड चालाकों की नौकरियां कभी लगती नहीं है। चलिए एक बार इनको लिख लेते हैं, बाकी हम लिखेंगे अभी आगे। हेडिंग बना दीजिएगा,
और उसमें लिखिएगा अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा का महत्व। लड़के जब नहाने जाते थे वॉशरूम में तो ताला लगाकर जाते थे रूम में, ताला लगाकर, कि कोई गलती से आ जाए, पता चल गया कि मेरे। और जो विंडो होती थी ना, विंडो होती थी रूमों में, खैर एक तो भाई साहब उसमें पेपर, न्यूज़ पेपर चिपका रखे जबरदस्त, फिर भी ना बात बनी तो कपड़ा या पर्दा टांग रखा है उसके ऊपर कि किसी को झलक ना दिख जाएगी मैं इसके अंदर पढ़ता क्या हूं। अब सोचिएगा, मैं तो इसको प्रतिद्वंदिता कभी ना कहूं, मैं तो इसको ये तो षड्यंत्र कहलाता है। ये तो बात गलत है, सही बात है। हम तो ऐसे करते थे भाई, एक किताब लेकर आए तो हम तो कहते और थे भाई मैं ले आया, तू इसको लेकर मत आना, इसी को पढ़ लेंगे, मैं पढ़ूंगा ना इसको तो मैं लाइन खींच कर पढ़ूंगा इसको, ताकि तुझे जब पढ़नी पड़े ये तो तुझे केवल क्या पढ़नी पड़े, वो लाइन ही पढ़नी पड़े तेरे को, तो जो समय खराब होगा वो हमारा ही होगा। वो तो ऐसे मेरे ख्याल से सोच से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम सफल होते हैं। तो आपने लिखा अभिप्रेरणा का महत्व, उसमें पहला लिखिएगा अभिप्रेरणा व्यवहार को, अभिप्रेरणा व्यवहार को गति प्रदान करता है। अरे यशपाल जी पूछ रहा है कि सर किसकी तैयारी करते थे दिल्ली में, क्या बताए दिल्ली में किसकी तैयारी करते थे। दिल्ली में घर था भाई, 22 साल के लगभग दिल्ली रहे थे हम लोग, और उसके बाद में फिर दिल्ली छोड़कर फिर इधर आ गए थे जयपुर की तरफ। 22 साल मेरी स्कूलिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी। मैं बता देता हूँ ना आपको उसकी भी। नहीं, मैं आफ्टर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, मैं आफ्टर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन तक तो घर से धक्के खाए थे दिल्ली की बसों में लटक के। तो साउथ दिल्ली में घर था, नॉर्थ दिल्ली में इंस्टीट्यूट सारे आपको मालूम है, और जो एवरेज बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी एवरेज होती है वो मैक्सिमम कमरा लेते थे पटेल चेस्ट पर। उससे ज़्यादा जिनकी इकोनॉमी कंडीशन थी वो हिम्मतनगर के आसपास, और जो बहुत ज़्यादा BBIP थे वो रहते थे अपने मुखर्जी नगर में। तो हम पटेल चेस्ट पर रहते थे हम लोग, मतलब सबसे कम पैसे वालों की जो जगह थी वहाँ पर, जहाँ रूम सबसे छोटे हुआ करते थे। तो तैयारी भी की थी वहाँ पर, और जब तैयारी कर रहे थे ग्रेजुएशन के बाद में, और उसके बाद में लगभग 4-5 महीने की तैयारी हो भी चुकी थी। घर वालों ने षड्यंत्र के तहत बोला कि B.Ed कर लो, है ना। तो ये B.Ed मेरे ख्याल से सबसे बड़ा षड्यंत्र है। खुद को करना चाहिए खुद की मर्जी से, और नहीं करना है तो फिर मत करो। बात B.Ed की भी नहीं होती ना, कोई सा भी कोर्स क्यों ना हो, फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को। कोई को बोले कि तू MSc कर ले, किसी का मन नहीं तो मत कर लो यार। किसी को बोलता है कि भाई मेरे को तो BA करना है, कर लो यार। कोई कह रहा है भाई मुझे तो MA करना है, कर लो यार, क्या दिक्कत है उसमें। कभी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, उसको वही काम करने दो जो उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की बनती है। फिर आज यदि मान लो मैं किसी काम के लिए आपको फोर्स करूं और आप उस काम को फोर्स में करोगे तो कभी भी आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे। यदि आप आपका पसंद का काम कर रहे हो, बेशक आप उसमें फेल कर रहे हो, आप फेल करने के बावजूद भी आपका जो लगन है आपकी वो कम नहीं होगी, क्योंकि आप सेल्फ इवेल्युएट करोगे, यार मैं फेल हुआ ना, क्यों हुआ, मेरी कहाँ कमजोरी रही। तो अगली बार आप डबल मेहनत से तैयारी करोगे और वहाँ फिर आपको सफलता हाथ लगेगी। भाई हमें बोला कि B.Ed कर लो, तो ये तो वही वाली बात हुई कि किसी को अमृत खिलाने का सोच रखा है और डायरेक्टली आप कह रहे हो गुड़ खा लो ना, चीनी खा लो। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, मैं कहा यार ये क्या बात हुई। अभी तैयारी अपनी चरम पर चल रही है, शानदार वाला लेवल, और ये B.Ed का कॉन्सेप्ट अचानक कहाँ से हो गया। घर वालों ने बुलाया बड़े प्यार से खाना खाने के लिए, मैं भागा अपने हॉस्टल से, रूम से। मैं कहा यार क्या बात है, घर वालों ने बुलाया। बहुत तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे जो नॉर्मली अपन नहीं खाते, वो बंगली मिठाई, बंगाली मिठाई, पता नहीं क्या क्या वो रखे, छोटे छोटे। हाँ वो बंगली बंगला जैसे लगते थे यार वो, तो वो रखे तो सख्त हो गया था कि ना कुछ आज तो मैंने कहा खतरनाक पकड़ा है घर में इसका मतलब। तो थोड़ा ही खाना खाया, 2-4 बाइट लिए ही थे। हमारे बड़े भाई साहब बोले यार तू B.Ed कर ले। उस समय पर मेरठ में बड़ा बोलबाला था B.Ed का, जम्मू कश्मीर तो बाद में फेमस हुआ था, पहले मेरठ चलता था बहुत भयानक वाला। तो जब मैंने मना किया तो उन्होंने बोला कि तू नहीं, तू एक काम कर, मैं तेरी मेरठ में B.Ed करवा देता हूँ, तेरे को जाने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जब उन्होंने बोला ना कि तेरे को नहीं करना तो मैं तेरी करवा देता हूँ, इसका मतलब कि उनको लग रहा है कि शायद बीएड करने की कैपेबिलिटी भी अपने अंदर नहीं है। तो उसको एज ए चैलेंज लिया अपन ने। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय पर टोटल 120 सीट हुआ करती थी बीएड की, 120। और उसका एडमिशन का प्रोसेस था, 2 एग्जाम होनी है वन डे में, एक दिन में। दोनों में 50-50 क्वेश्चंस आने हैं। तो पहले दोनों एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में फिर आपका एक्सप्रेशन टेस्ट होता है, जिसमें आपको ऑन स्पॉट कोई टॉपिक दिया जाना है। उस टॉपिक के ऊपर 300 में आपको एक एस्से लिखना है। तो वो जब एस्से का रिजल्ट आपका आ जाएगा उसके बाद में फिर होता है आपका जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। जीडी होने के बाद में फिर आपको इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद में सबका कट ऑफ मिलाने के बाद में फिर आपका सिलेक्शन होता है। आप कह रहे हो सर ये नौकरी लग रहे हैं, बीएड कर रहे हैं ये, तो उसका कारण है भाई आज भी नहीं, प्रोसेस तो आज भी यही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड का प्रोसेस आज भी यही है। उसका फायदा ये है कि ऑल हिंदुस्तान में आज की तारीख में 350 सीट है इस टाइम पर। तो आप सोचिए ऑल इंडिया में 120 सीट या 350 सीट, उस समय पर जो फीस थी मेरे ख्याल से मात्र 1800 या 1900 रुपए एक साल की फीस। अब ज्यादा ज्यादा 4-5 हजार होगी, इससे ऊपर नहीं है अभी भी, इतनी है बस एक साल की। दूसरी बात यह है कि जो हॉस्टल लेते थे उस समय पर शायद 3500 में हॉस्टल था, बीएड का हॉस्टल। उसमें बाकायदा रूम के अंदर गीजर लगा हुआ, वॉशरूम के अंदर कूलर, उस समय एसी नहीं थे, कूलर लगे हुए। उस समय पर पानी के लिए एक्वा लगा हुआ, वाटर कूलर उसी समय पर हॉस्टल में लगा हुआ, और स्पोर्ट्स और खाने की वो फैसिलिटी जो मुझे लगता है कि शायद टॉप मोस्ट कॉलेजों में आज भी उपलब्ध नहीं है। आप मुझे बताइए, जब इतने अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दे रहे हैं तो शायद सुविधा तो देंगे फिर आपको। और प्रोसेस जिनका ये है, भाई हमने क्या किया कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 50 के 50 टिका कर आए। जब मालूम चला कि देने के बाद में बाहर आए कि उसमें तो नेगेटिव मार्किंग थी, माथा पकड़ लिया अपन ने, तो लो कर लो, जो नहीं आ रहा वो भी कर दिया भाई। लकीली क्या हुआ, पहली एग्जाम पास हो गई। पहली एग्जाम के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लिखने में तो माहिर पहले भी थे। तो वो ग्रुप डिस्कशन और एक्सप्रेशन टेस्ट हुआ, उसमें पास हो गए। फिर उसके बाद में घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सीएस की तैयारी कर ही रहते, तो टॉपिक सारे उंगलियों पर थे। तो सिविल सर्विसेज बोलते हैं, सिविल सर्विसेज बोलते हैं। तो वहां पर जब था तो इंटरव्यू जब समय आया तो हमें तो मालूम था यार ये अपना इंटरव्यू क्या लेंगे, भले ही ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हुए, अपने क्या इंटरव्यू लेंगे ये। तो उन्होंने पूछा मेरे से, हिस्ट्री में बात किया कि भाई आपसे क्या पूछे, आपसे क्या सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री। तो मेरे से पूछा क्या पूछे आपसे, मैं कहा भाई जो आपकी मर्जी हो वो पूछ लीजिए। तो कॉन्फिडेंस होता है ना आपको, आप जिस काम में माहिर हो आपका, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा आज की तारीख में। और जो काम अपना वीक होगा, भाई देखो अपन भी मानते कॉन्फिडेंस गड़बड़ होगा। फिर वो ऐसे आंख मिलाकर बोला आप ही बता दो क्या पूछे। तो मैंने बोला सर कुछ भी पूछ लो। तो बोला हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वर्ड फिर आगे है। तो 3 पार्ट थे भाई। तो बोला किस में से पूछे। तो मैं कहा भाई आपकी जिसमें से मर्जी आए पूछ लो। आप यकीन मारिएगा, उन्होंने बोला कि साहब आप एक काम करो, आपके हिसाब से बताना स्टार्ट करो। मैंने प्री हिस्टोरिक पीरियड से बताना स्टार्ट किया। प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर 1947 तक ऑन डेट चीजें बताता चला गया बिना पूछे हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला जाओ आप घर। तो ये हालात करवा देता है भाई ये सब काम, वरना जरूरी नहीं है कि आप ये सब काम करो। लेकिन फिर भी क्या होता है, डेस्टिनी बड़ी होती है, और डेस्टिनी से बड़ा कुछ भी नहीं होता। बीएड भी किया, फिर उसके बाद में एमएड भी किया, नेट एजुकेशन, नेट हिस्ट्री, और उसके बाद में फिर आपका पीएचडी भी किया। कुछ समय तक थोड़ा एजुकेशन हिस्ट्री दोनों से, नेट तो मेरा दोनों में है मेरा। हाँ, साइकोलॉजी हमारे यूजी में पीजी में दोनों में था, इसलिए जी। और उसके बाद में 3 सब्जेक्टों में पीजी करने का मौका और मिल गया पढ़ते पढ़ाते। वो तो पता है ना, जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आप लोग, तो आपको क्या लगता है आप रुक जाओगे, आप नहीं रुकोगे, एजुकेशन को नहीं रोकोगे आप लोग, कुछ ना कुछ करते रहोगे आप लोग। तो ये प्रोसेस होता है, एजुकेशन को कभी नहीं रोकना चाहिए, उसको चलते रहने दो, है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत बढ़िया सुविधा होती है, रेगुलर नहीं कर पाओ कोई नहीं, चलते रहने दो, एजुकेशन को मत रोको कभी भी। तैयारी कर रहे हो करने दो, चल रहे हैं, अभी नौकरी लग गई है, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि यही मान के चलो कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो जो भी मिल रहा है इस लाइफ में
उस काम को जी भर के करो, जी भर के एंजॉय करो। कम से कम लास्ट में ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैं ये और कर लेता ना तो बढ़िया रहता। क्यों? क्योंकि इसको दोबारा करने का समय नहीं मिलता, ये पछतावा करने का मौका जरूर मिलता है। तो अपने को पछताना नहीं लाइफ में, वो सब करो जो आपके अरमान हो, वो सब करो जो आपकी इच्छा है। जमाने का क्या है, जमाना तो कहेगा, करोगे तब भी कहेगा, नहीं करोगे तब भी अरे कुछ नहीं करते ये तो, और करोगे तब क्या पता ही नहीं करता क्या है ये। काम फिक्स है, उनको तो काम दे रखा है कि आपको क्या करना है, आपको तो केवल काम करना है। जो आपके बारे में बात करता हो और किसी दिन बात ना करे, उसके पूछो जाके, बहुत दिन हो गए आपने मेरे बारे में कोई बात नहीं करी। चलिए पहला लिखिएगा, व्यवहार को गति प्रदान करता है। सेकंड लिखिएगा, बाय बर्थ राजस्थान से थे। चौथी क्लास में हम लोग दिल्ली चले गए थे और उसके बाद में 2012 में मैं जयपुर आया था मैं जी। हाँ, मैंने फिर एक काम एक बार में करना चाहिए। अपना जिंदगी का फलसफा बड़ा क्लियर है। उसके बाद में किताबें पैक करके रख दी थी मैंने, किताबों को पैक करके रख दिया कि अब हम केवल क्या करेंगे, केवल बीएड ही करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। और आज भी बीएड वो किया था कि आज भी यदि उस यूनिवर्सिटी में कोई जाके पूछेगा तो हो सकता है नाम तो खैर प्रोफेसर भूल गए होंगे शायद, लेकिन थोड़ा याद दिलाओगे, सर वगैरह मतलब सन वगैरह याद दिलाओगे तो आज भी पहचानते थे। वो मैडम हमारी उस समय पर बहुत लंबी वाली कार में आती थी, पता नहीं कौन सी थी, प्रिंसिपल, जो कि अरविंदो आश्रम की चेयरपर्सन थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का था वो। तो वो कहता कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा डिफेम मतलब डिसलाइक करती थी, वो पसंद नहीं करती थी। इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत पसंद करती थी वो। तो उसके सारे प्रोटोकॉल तोड़े हमने। जहाँ मेट्रो स्टेशन से हमारे कॉलेज का लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी थी, तो कहते ना कि कबूतर को कबूतर मिल ही जाते हैं, ये कहावत है। खरबूजे को खरबूजा मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, ककड़ी को ककड़ी मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। तो हम खरबूजे थे, हमें 2-4 खरबूजे मिल ही गए हमारे जैसे। तो मेट्रो स्टेशन से लेते थे रिक्शा, तांगा, उस तांगे को पूरी स्पीड से लेकर आते थे। उसको 5-5 रुपए में हम करते थे, उसको रेट था 5-5 रुपए का, तो 15 रुपए में लेके आता था वो। उसको हम रोज 20 रुपए देते थे उसको। और 20 रुपए में किस बात के देते थे उसको, जहां मैडम की कार खड़ी होती थी वहीं जाकर हमारी मर्सिडीज जाके रुकती थी। और फिर वो पहले ऐसा नहीं कि वहां जाके वो खड़ा करके उतर के बक्के आ गया वहां से, वो हमें कुछ सेकंड वहां रोकता, फिर वो बैक करता, आगे पीछे लेता उसको। तो देखो ऐसा नहीं कि काम जो भी करो वो जी भर के करना चाहिए वो। तो बीएड किया, बहुत जोरदार यूनिक तरीके से किया। उसके बाद एमएड किया तो वो और भी यूनिक तरीके से किया। हाँ जी, सॉरी, हाँ, अरे मैडम ने गार्ड को लगा दिया था कि ये तांगा अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो तांगा था वो तो अंदर आता ही आता था। वो किसी पे ना रुका, वो तब रुका जब हमारी बीएड कंप्लीट हो गई थी तब। तो उसके बाद में प्रोटोकॉल हो गया था कि भाई मेट्रो स्टेशन से चलती इन लोगों की, फिर बस लगवाई थी इन लोगों ने मेट्रो स्टेशन से लेकर कॉलेज तक, कि वो जो 9:45 का टाइम होता था, 9 o'clock पर वो बस आ जाती थी वहाँ से। अब तो क्या दुनिया भर के व्हीकल हो गए। ये वो समय था जब मेट्रो स्टार्ट हुई थी दिल्ली में। चलिए सेकंड लिखिएगा। हाँ जी, नहीं यार उसको कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। हाँ, दरअसल में कुछ कईयों के फलसफे होते हैं कई सारे, है ना, कुछ कहानियाँ और भी है इस तरह की, तो वो जरूरी नहीं है कि क्लास में भी करें उनको। हाँ, बाहर मिलना कभी, बिल्कुल बाहर मिलना कभी, बिल्कुल। हाँ, चाय पे मिलते हैं कभी। हाँ, आज ही मिलते हैं, कोई नहीं। हाँ, आज ही क्लास के बाद मिलते हैं ना, आज ही। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, यह व्यवहार को आकार प्रदान, यह व्यवहार को आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, यह व्यवहार को लक्ष्योन्मुखी, व्यवहार को लक्ष्योन्मुखी बनाता है। व्यवहार को लक्ष्योन्मुखी बनाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, व्यवहार को चयनात्मक, व्यवहार को चयनात्मक बनाता है।
लास्ट लिखिएगा, बालकों के मध्य में, बालकों के मध्य में प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, व्यवहार को, व्यवहार को उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण बनाता है। व्यवहार को उद्देश्यपूर्ण, हाँ दोबारा बता देते ना आपको, अच्छा लिखवाया नहीं, नेक्स्ट लिख दीजिएगा, व्यवहार को दिशा प्रदान, अगला है व्यवहार को दिशा प्रदान करता है, व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट लाइन में केवल निष्कर्ष या नोट करके लिखिएगा, हाँ जी नोट डाल दो या निष्कर्ष कर दो, एक ही बात है। और उसमें हम लिखेंगे, निष्कर्ष या नोट करने के बाद में हम लिखेंगे, पहले सुन लीजिएगा एक बार आप, अभिप्रेरणा को कई बार हम सकारात्मक भी कहते हैं और कई बार इसको हम नकारात्मक भी कहते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव भी इसको कहा जाता है। तो आपने कहा सर नेगेटिव अभिप्रेरणा कौन सी होगी और पॉजिटिव कौन सी होगी? तो यदि आप किसी को डरा रहे हो, आप है ना भाई, भय उत्पन्न कर रहे हो किसी को आप पनिशमेंट कर रहे हो, आप दंड वगैरह दे रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज आप कर रहे हो, निंदा या जिसको आलोचना कहा आपने, तो ये निंदा भी आप कह सकते हो, आलोचना भी कह सकते हो। किसी को के साथ आप असहमति प्रकट कर रहे हो आप, तो देखो भाई ये डर रहा, भय रहा, निंदा रहा, असहमति रहा, इनको तो हम क्या कहेंगे? नकारात्मक कहेंगे। और यदि हम कहते हैं भाई सकारात्मक की यदि हम बात करते हैं, तो सकारात्मक में देखो भाई किसी की प्रशंसा हो सकती है, तारीफ वगैरह हो सकती है भाई। इसके अलावा किसी को हम पुरस्कार वगैरह देते हैं, प्राइज वगैरह देते हैं, तो आपने पुरस्कार भी यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा आप कहिएगा कि सर तारीफ कहा आपने या पुरस्कार आपने कहा, किसी को कोई पद वगैरह दिया हमने, किसी को कोई सम्मान वगैरह हमने दिया है, किसी को प्रतिष्ठा वगैरह मिली या दी है। दरअसल में देखा जाए तो ये किसके उदाहरण माने जाएंगे? ये आपके माने जाएंगे सकारात्मक में। तो सकारात्मक में हमेशा ही अच्छी चीजें आती है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है, और जो नकारात्मक है ये गलत काम को करने से रोकती है, और इसमें वो आते हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर दुखद पड़ता है। तो एक तरफ सकारात्मक, दूसरी तरफ नकारात्मक। कई बार क्या करते हैं कि बेवजह चालाकी करने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए एक बात कह देते हैं, ये कहते साहब, कई बार हम इसको कह देते हैं इंटरनल कह देते हैं, और कई बार हम इसको क्या एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाह्य आप कह सकते हो। तो भाई इसमें ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी काम को स्वेच्छा से कर रहे हो, आप किससे कर रहे हो भाई? काम को यदि स्वेच्छा से आप कर रहे हो, काम को अपनी मर्जी से यदि आप कर रहे हो, स्वेच्छा कहा आपने, मर्जी कहा आपने, इच्छा कहा आपने, तब तो क्या होगा भैया? तब तो ये हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। और यदि किसी कार्य को आप बाहरी प्रभाव के कारण कर रहे हो, तो बाहरी प्रभाव के कारण जिस काम को करोगे वो क्या कहलाएगा? वाह कहलाएगा। अब इसमें देखिए साहब, कोई डर वगैरह भी हो सकता है, भय वगैरह भी हो सकता है, कोई लालच वगैरह भी हो सकता है। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके बाहरी अभिप्रेरण कहलाएंगे। तो आपने जहां नोट लिखा है या निष्कर्ष लिखा है या सार लिखा है आपने, वो उसमें इसी टाइप से आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिएगा, एक तरफ सकारात्मक और दूसरी तरफ नकारात्मक। एक तरफ सकारात्मक, दूसरी तरफ नकारात्मक। तो जो सकारात्मक आपने लिखा है उसमें लिख दीजिएगा तारीफ या प्रशंसा,
फिर लिख दीजिएगा पुरस्कार, लिख दीजिएगा पुरस्कार। फिर पद लिखिएगा, पद लिख दीजिएगा। पद के साथ में नेक्स्ट जो नाम है वो लिख दीजिएगा सम्मान व प्रतिष्ठा। भयंकर याद आ रही थी भाई पवन को। तो नकारात्मक में लिखिएगा, नकारात्मक में लिखिएगा भय लिखिएगा और निंदा लिखिएगा। भय, निंदा, दंड पनिशमेंट को कह रहे हैं, और साथ में असहमति। लिखा आप सभी ने? फिर इसको भी हम लिख लेते हैं एक बार। अभिप्रेरणा को फिर दोबारा दो भागों में बांट दीजिएगा। जनरल क्लासिफिकेशन है ये, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ये। एक है आंतरिक और एक है बाह्य। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में पहला लिख दीजिएगा स्वेच्छा, स्वेच्छा मर्जी, स्वेच्छा मर्जी एवं इच्छा। स्वेच्छा मर्जी एवं इच्छा, स्वेच्छा मर्जी एवं इच्छा। नेक्स्ट लिखिएगा बाहरी प्रभाव। बाह्य में लिखेंगे हम बाहरी प्रभाव, जैसे कि भय एवं लालच। भय एवं लालच लिखा आप सभी ने? अगला जो नाम है आपका, उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब हुआ अधिगम का, चाहे हस्तांतरण कह देना और चाहे कह देना अधिगम का अंतरण। अधिगम का हस्तांतरण या अधिगम का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब सवाल उठता है भाई कि सर ये है क्या? ये भाई हस्तांतरण या अंतरण का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और अधिगम का मतलब हुआ सीखना। इसका मतलब हुआ, बहुत सीधा इसका मीनिंग रहेगा कि जब भी कोई व्यक्ति कोई ज्ञान अर्जित करता है, कुछ भी सीखता है, वो अच्छा बुरा कुछ भी सीखेगा, तो जब उसने जो ज्ञान सीखा है और जब वो सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य क्षेत्र में कर रहा है, अन्य समय में कर रहा है, अन्य जगह पर कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है? अधिगम का हस्तांतरण या अधिगम का अंतरण। दोबारा बात कर लेते हैं। जब अर्जित ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य क्षेत्र में किया जाता है, वो क्या कहलाएगा आपका? उसको आपने नाम दिया अधिगम का हस्तांतरण या अधिगम का अंतरण। आपने कहा सर जैसे कि एग्जाम्पल देकर बताइए। सो आपने इस क्लास में कुछ सीखा, कुछ भी सीखा आपने, इसमें क्लास में जो सीखा आपने, उसका प्रयोग आप किसी दूसरे को सिखाने के लिए कर रहे हो। आप अभी सीखा आपके लिए और अभी क्या कर रहे हो? आप उसका प्रयोग कर रहे हो किसी दूसरे के लिए। वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभी आपने यहां पर सीखा उसको, उस सीखे हुए ज्ञान का यूज आप आपके जीवन में कर रहे हो। आप वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो आपका जवाब क्या रहेगा कि जब हम एक परिस्थिति में कुछ सीखते हैं और उसी सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग जब हम जीवन के अन्य क्षेत्रों में करते हैं, वही कहलाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना। तो कोई मीनिंग हमसे पूछेगा कि भाई इसका मीनिंग क्या रहेगा, तो आपका सीधा जवाब रहेगा कि एक परिस्थिति में, अब एक परिस्थिति में आपको जो मर्जी आए नाम दे दीजिएगा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान कह दीजिएगा, एक ही बात है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान नहीं कहो, स्किल कह देना। स्किल को आपने क्या नाम दिया? कौशल आपने कहा। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल का प्रयोग किसी नवीन परिस्थिति में, किसी नवीन
परिस्थिति में या किसी नवीन कौशल को सीखने के लिए करना, ये इसका मीनिंग रहेगा कि एक कंडीशन में आप जो भी सीखोगे, एक समय में जो भी सीखोगे, जब उसका प्रयोग आप किसी अन्य क्षेत्र में कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। अब कहते हैं साहब ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जिसको कहा आपने अधिगम का हस्तांतरण कह सकते हो, चाहे अधिगम का अंतरण आप कह सकते हो, अधिगम का हस्तांतरण, अधिगम का अंतरण। भाई हम चाहे तो इसे हम तीन तरह से समझा सकते हैं। पहला होता है आपका नकारात्मक, दूसरा है आपका सकारात्मक, और थर्ड है आपका जीरो। और जीरो को आप शून्य कहिएगा, तटस्थ कहिएगा, एक ही बात है। तो कोई यदि आपसे कहे कि भाई ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये कितने प्रकार का हो सकता है, तो आपने कहा नकारात्मक, सकारात्मक, तटस्थ या शून्य, या सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य कह दीजिएगा। तो आपने कहा सर इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि यदि आपने पहले जो कुछ भी सीखा, आपने पहले जो कुछ भी आपको आता है और वो किसी नए ज्ञान को सीखने में दिक्कत उत्पन्न कर रहा है, परेशानी उत्पन्न कर रहा है, तब क्या कहलाएगा? वो नकारात्मक कहलाएगा। आपने कहा सर उदाहरण बताइए। सपोज करिए कि आप रोज ये हैंड यूज करते हो आप किसी काम को करने के लिए, अब अचानक आपको ये काम करने को मिले इस हाथ से, तो मुझे लगता है दिक्कतें आएगी। अब आपने कहा सर उदाहरण बताइए। सपोज करिए कि हमारे यहाँ पर ये गेट है, एक ये वाला एक गेट है, ये ऐसा ही गेट बाजू वाला है। अब ये दो हमारी लिफ्ट है, दोनों ये क्या है? ये दोनों हमारी लिफ्ट है। अब जब हम इस दोनों लिफ्टों की बात करेंगे, मैं जरा के एग्जांपल दे रहा था मैं, तो अब हम जब इधर से आते हैं तो इस वाली लिफ्ट में 100% जो स्विच होगा मेरा इस साइड का होगा, मेरा फर्स्ट वाली में। और जो मेरी सेकंड वाली होगी, क्योंकि ये तो दीवार होगी ना दोनों के बीच में, तो इसमें नहीं होगा स्विच। वो कहाँ होगा? उस तरफ होगा, मेरा लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ होगा। अब जब मैं इसमें आऊंगा और मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरा हाथ इधर जाएगा। लेकिन सपोज करिए एक दिन ये वाली खराब है ये, और मुझे उस वाली में जाना पड़े, उसमें स्विच उस तरफ है लेकिन मेरा हाथ किस तरफ जाएगा? वो इधर ही देखेगा। ये कहलाता है आपका नकारात्मक। इसी को कहा आपने नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पूर्व में अर्जित ज्ञान जब नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता हो, रुकावट उत्पन्न करता हो, दिक्कत उत्पन्न करता हो, उसे क्या नाम दिया आपने? नकारात्मक। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग। आपने देखा होगा कि जो फॉरेन कंट्रीज है, यूरोपियन वाले, सऊदी अरब में भी है, इनका जो ड्राइविंग का जो लेफ्ट की साइड रहता है, अपना राइट की तरफ रहता है, तो यदि हम वहाँ पर ड्राइव करते हैं बहुत इनकम्फर्ट महसूस करते हैं, और वो जो आएंगे उनको यहाँ पर आने में बड़ी दिक्कतें आती है। खैर अपने वाले तो हैवी ड्राइवर होते, कहीं भी चला लेते हैं, है ना, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको फर्क पड़ता है। वो यहाँ आने के बाद में ना जाने कितनों को ठोकते हैं वो, क्योंकि उनके रोडों पर क्राउड नहीं होता उतना। और अपने तो पता है ना, आपको रेंग रेंग कर चलना पड़ता है। सिटी में कोई गलती से फंस जाए तो, कोई चले जाए चांदपोल की तरफ, है ना, समझ जाओ वो गाड़ी को भी ठोक के लाएगा, कितनों को ठोक के आएगा, और खुद लोगों से ठुक कर आएगा। तो ये बड़ा गजब का तरीका है अपने यहाँ। तीसरा उदाहरण भी आप देख सकते हो कि आज जो डेट है वो है 31 दिसंबर 2022। मान लीजिए, मान लिया ना। अब जब हम आते हैं 1 जनवरी 2023 में, कई दिनों तक ये चीजें रिपीट होती है ना, कई दिनों तक। तो ये क्या है? नकारात्मक। तो पूर्व में अर्जित ज्ञान जब नए ज्ञान को सीखने में रुकावट उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, समस्या उत्पन्न करेगा, तो क्या है? नकारात्मक है। दूसरा है आपका सकारात्मक। कहता है कि जब नवीन ज्ञान या जब पूर्व ज्ञान
किसी नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है वो क्या कहलाता है आपका? सकारात्मक कहलाता है। आपने कहा सर जैसे कि टीचर ने क्लास में सिखाया कि 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 बचते हैं, ये कह दिया। टीचर ने क्लास में बता दिया कि भाई ये वाला जो सिंबल है ये माइनस का है, घटाते हैं, संख्या कम करते हैं, और जब हम इसकी बात करते हैं तो ऐड करने की बात करता है। अब देखिए क्लास में टीचर ने ये सिखा दिया सिंबल, घटाने वाला कौन सा है और जोड़ने वाला कैसा है, और टीचर ने ये भी बता दिया कि भाई इसको हम माइनस कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 और 2 बोला 1 और 2 आंसर कितना हो गया 3। अब ये टीचर ने क्लास में सिखा दिया। अब घर जाने के बाद में कोई कह रहा है उससे, बोला 9 और -2। अब बच्चा करेगा नहीं करेगा घर जाने के बाद में? बड़ा सिंपल है उसके लिए। बोला करना क्या है? बोला कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोला करना क्या है? बोला ये, बोला फर्स्ट और सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या आ गया 7। ये किसका उदाहरण है? ये सकारात्मक। जब पहले का सीखा हुआ ज्ञान जब नए ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है वो तो क्या कहलाएगा? सकारात्मक। जिसने स्कूटर चलाना सीख लिया वो मोटरसाइकिल गिर पड़ के चला ही लेता है। किसका उदाहरण हुआ? सकारात्मक हुआ। थर्ड है आपका तटस्थ या शून्य। कहते साहब जब पहले सीखे हुए ज्ञान का प्रभाव नवीन ज्ञान के ऊपर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ता, ना सकारात्मक और ना नकारात्मक, वो क्या कहलाएगा? तटस्थ या शून्य। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आपने कहा था जैसे कि आज मुझे किसी ने हिंदी में ग्रामर सिखा दिया और कल मुझे विज्ञान में किसी ने न्यूटन पढ़ाया, तो क्या ये व्याकरण न्यूटन को सीखने में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट उत्पन्न करेगा क्या भाई? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों चीजें क्या है? अलग है। तो यहां पर 3 प्रकारों की हमने बात की है। कहते हैं नकारात्मक का मतलब हुआ पहले का ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा। सकारात्मक पहले का नॉलेज नए ज्ञान को सीखने में मदद करेगा। और थर्ड है पहले का ज्ञान पहले का नॉलेज ना तो मदद कर रहा है ना रुकावट उत्पन्न कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? तटस्थ या शून्य। देखो कुछ भी कहो, पहले का ज्ञान जब नए ज्ञान को सीखने को प्रभावित करेगा तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 2 तरीके से प्रभावित कर सकता है, या तो सकारात्मक और या नकारात्मक। सकारात्मक में पहले का नॉलेज सहायता करेगा नए ज्ञान को सीखने में, नकारात्मक पहले का नॉलेज नए ज्ञान को सीखने में रुकावट उत्पन्न करेगा। और तीसरा तटस्थ, बोला जी पहले का ज्ञान किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता ही नहीं। 3 या 4 लाइन तो है। पहले के अनुभवों का, पहले के कौशल का, पहले के ज्ञान का प्रयोग आगामी ज्ञान को सीखने में, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 तरह का हो सकता है। मदद कर रहा है यदि तो सकारात्मक है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है नकारात्मक है, और कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रहा, ना नकारात्मक ना सकारात्मक, तब क्या कहलाएगा? शून्य या तटस्थ। क्लियर है क्या? आसान है टॉपिक। साइकोलॉजी मुझे लगता है शायद आपके सारे जो कोर्स हैं उनमें शायद सबसे आसान यही है, नहीं है क्या? वो उस पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना, उस पर ज्यादा लोड नहीं लेना। कोई नाम वगैरह आते हैं ना तो उनको रटने मत बैठना। ठीक है बोला याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, उनको ज्यादा लोड मत लेना। कमी आते हैं ना, 1 2 ही आया तो हम 1 या 2 के चक्कर में सारा दिमाग थोड़ी खराब करेंगे हम लोग। मैक्सिमम 1 और हाईएस्ट 2, वो तो खैर बहुत रेयर है वो तो, या मैक्सिमम 1 ही रहेगा आपका, तो अपन क्यों लोड ले इतना? तो आराम से ध्यान देना है। हाँ जी, हाँ फैक्ट देगी, अप्लाइड चीजें देगी फिर वो आपको, है ना, वो अप्लाइड चीजें आपको देंगे वो। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं अप्लाइड चीजें देंगे। आपकी कक्षा में बच्चे सीखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप क्या करोगे? पहला ही ऑप्शन हेलीकॉप्टर बना देंगे। ये पहला मिलेगा, कंफर्म है, वो डेफिनेटली मिलेगा। बोला हेलीकॉप्टर बना देंगे, क्लास से बाहर भगा देंगे, टीचर या संस्था प्रधान या माता पिता से शिकायत करेंगे, या उसकी समस्या के कारणों को जानेंगे। समस्या के कारणों को जानेंगे। ये समस्या का कारण नहीं दिया और उसमें लिख दिया, उससे बात करने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे।
उसे समझाने का प्रयास करेंगे, ये जवाब रहेगा। उसको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, ये रहेगा। ये नहीं दिया, निदान करने का प्रयास करेंगे, वो रहेगा। तो आपका अप्लाइड प्रश्न आएंगे मैक्सिमम, घबराना नहीं किसी को भी। नेक्स्ट लिखिएगा अधिगम का हस्तांतरण या अंतरण। इसमें लिखिएगा लिखिए भाई। और पवन, जो नाम मैंने बताया साइकोलॉजी के लर्निंग के थ्योरीज के नाम यही है। और मुझे नहीं पता कि आपने लर्निंग की थ्योरीज के कौन कौन से नाम पढ़ लिए भाई, लेकिन लर्निंग के जो थ्योरी हमारे यहाँ चलती है वो थ्योरीज सारी यही है। इनमें से कम एक भी नहीं हो सकता, ज़्यादा इनमें ज़रूर हो सकते हैं। तो आप अभी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इन्हीं को पढ़िएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। हेडिंग आपने बना दिया है अधिगम का हस्तांतरण, अंतरण भी लिख देना साथ में। और इसमें लिखिएगा जब पूर्व में अर्जित ज्ञान, जब पूर्व में अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में, नवीन ज्ञान को सीखने में अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, जैसे सीखने में सहायता करना, सीखने में सहायता उत्पन्न करना या मदद करना, सहायता करना या मदद करना, या बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, उसे अधिगम का हस्तांतरण कहते हैं। उसे अधिगम का हस्तांतरण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा अंतरण के प्रकार, अंतरण के प्रकार। और उसमें लिखिएगा पहला सकारात्मक अंतरण, सकारात्मक अंतरण। और इसमें लिखिएगा जब पूर्व में अर्जित ज्ञान, जब पूर्व में अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में, नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, सहायक होता है, उसे सकारात्मक अंतरण, सकारात्मक अंतरण कहते हैं। सेकंड लिखिएगा, इसका उदाहरण लिख लो, पहले एग्जाम्पल करके लिख लो। जैसे करके, जैसे स्कूटर चलाने वाला मोटरसाइकिल सरलता से चलाता है, मोटरसाइकिल सरलता से चलाता है। सेकंड लिखिएगा नकारात्मक अंतरण
नकारात्मक अंतरण और उसमें लिखिएगा जब पूर्व में अर्जित ज्ञान, जब पूर्व में अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में, नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है, बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है, उसे नकारात्मक अंतरण, नकारात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे हिंदी में टाइपिंग करने पर अंग्रेजी में टाइपिंग करना सीखने पर रुकावट आती है, मतलब दिक्कत आती है। हिंदी में आप काम करोगे, इंग्लिश में काम करोगे टाइपिंग पर, तो आपको 100% इश्यू आएगा आपका, वही होता है आपका नकारात्मक। थर्ड लिखिएगा तटस्थ या शून्य, तटस्थ या शून्य। और ये जो तटस्थ या शून्य अंतरण है, इसमें हम लिखेंगे जब पूर्व में अर्जित ज्ञान, जब पूर्व में अर्जित ज्ञान का प्रभाव, जब पूर्व में अर्जित ज्ञान का प्रयोग नवीन ज्ञान को सीखने पर, नवीन ज्ञान को सीखने पर किसी भी प्रकार का नहीं पड़ता है, उसे शून्य या तटस्थ अंतरण कहते हैं। जैसे विज्ञान सीखने पर व्याकरण सीखने में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। दो नाम है हमारे यहाँ, दोनों नामों को जरा जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कई बार ये नाम देते हैं अनुलंब, वर्टिकल कहते हैं, कई बार कहते थे लंबवत अंतरण कह देते हैं। ये नाम आ जाता है अनुलंब लंबवत अंतरण, वर्टिकल ट्रांसफर को कहते हैं। और दूसरा जो नाम है आपका, उसको आपने क्षैतिज कहा है। आपने क्षैतिज का दूसरा नाम समस्तर, और समस्तर कह दीजिएगा, क्षैतिज कह दीजिएगा, इसी को कहते हैं हॉरिजेंटल कहते हैं। तो कई बार पूछ लेते भाई कि ये क्या होता है ये, तो इतना ध्यान रख लीजिएगा, अनुलंब का मतलब होता है ऊपर की तरफ बात कर रहा है, ये शीर्ष की तरफ बात कर रहा है ये, और समस्तर का मतलब समान की बात कर रहा है। तो अब आपका जवाब कैसा रहेगा कि यदि पूर्व ज्ञान, बस इतना ध्यान रखना है कि जब पूर्व ज्ञान उच्च ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है, तब तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसा रहेगा,
अनुलंब रहेगा, सीधी सी बात है। पूर्व ज्ञान उच्च ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है तो ज्ञान क्या रहेगा, अनुलंब या लंबवत रहेगा। और यदि आप कह रहे हो कि साहब पूर्व ज्ञान यदि समान ज्ञान को सीखने में ही मदद कर रहा है तो वो क्या रहेगा आपका, क्षैतिज लंबवत। टीचर ने सिखा दिया, 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं। घर पर पेरेंट्स कह रहे कि बेटा, बोला घर में फ्रिज में 5 मैंगो रखे हुए हैं, उसमें से 2 ले आया बेटा। पूछा भाई कितने मैंगो थे, बोला 5। तू कितने लेके आया, बोला 2। बोला कितने बचे, बच्चा सोचा टीचर ने पढ़ाया था आज तो ये, तुरंत बोलेगा कॉन्फिडेंस से, बोला कितना, 3। वो कौन सा है आपका, क्षैतिज या समस्तर। तो पूर्व ज्ञान यदि उच्च ज्ञान को सीखने में मदद करेगा तो अनुलंब या लंबवत होगा, और यदि पूर्व ज्ञान समान ज्ञान को सीखने में मदद करेगा तो क्या रहेगा आपका, क्षैतिज और या समस्तर। तो नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार दे देते हैं इस प्रकार का प्रश्न। भाई लैब असिस्टेंट का पेपर कब है ये तो आपको मालूम होना चाहिए। पहला लिखिएगा, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान कौमा उच्च ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, सीखने में सहायक होता है, उसे अनुलंब या लंबवत अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा क्षैतिज, सेकंड लिख दीजिएगा क्षैतिज कॉमा करके सम स्तर अंतरण, क्षैतिज या सम स्तर अंतरण। और इसमें लिखेंगे जब पूर्व ज्ञान समान ज्ञान या कौशल को सीखने में, समान कौशल या ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, सीखने में सहायक होता है, उसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। क्षैतिज अंतरण कहते हैं। क्लियर भाई सभी को? अधिगम चल रहा था काफी दिनों से, बहुत चीजें पढ़ी थी आपने, अधिगम का कंसेप्ट पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, उसकी विधियां वगैरह पढ़ी आपने, सिद्धांत वगैरह पढ़े आपने। इसके अलावा आपने पढ़ा था उसको प्रभावित करने वाले कारक, फिर सिद्धांत पढ़े थे, सिद्धांत के बाद में अधिगम की अक्षमताएं पढ़ी आपने, अधिगम की अक्षमताओं के बाद में आपने पढ़ा था मोटिवेशन, और मोटिवेशन के बाद में पढ़ा है आपने पर्सनैलिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं पर्सनैलिटी के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से आएंगे आपके लिए। सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्यक्तित्व कहते किसे है। तो आपको ध्यान होगा कि जब हम व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो व्यक्तित्व किसी का भी हम कहते हैं कि यार क्या पर्सनैलिटी है, तो हम उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं, कई बार हम उसके पहनावे को देखकर कहते हैं, है ना, उसके पहनावे को देखकर कहते हैं, उसके पहनावे को देखकर, रहन सहन को देखकर, उसके रंग रूप को देखकर हम कहते हैं कि यार क्या पर्सनैलिटी है। तो दरअसल में देखा जाए साइकोलॉजी इस बात में थोड़ा अलग सोचती है। साइकोलॉजी का कहना है कि व्यक्तित्व केवल जो दिखता है वो केवल व्यक्तित्व नहीं होता, और हमें दिखता कौन है, उसकी शारीरिक संरचनाएं हमें दिखती है।
केवल शारीरिक संरचनाएं हमें दिखती है, बाकी अन्य जो क्षमताएं होती है वो हमें दिखती नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की यदि बात करें तो उनका व्यक्तित्व केवल हमें शारीरिक संरचना के रूप में जो लोग देखते हैं उनको वो ज़्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आते, लेकिन जब आप उनको बात करोगे, जब उनके विचारों को सुनोगे, तब मुंह से निकल ही जाएगा, बोले यार क्या इंसान है ये। इसका मतलब हुआ व्यक्तित्व से मतलब बिल्कुल नहीं होता, रंग रूप से बिल्कुल नहीं होता, पहनावे से नहीं होता, दिखावे से नहीं होता। लेकिन जब हम स्टार्टिंग की बात करते थे तो व्यक्तित्व को इसी रूप में लिया जाता था, कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा, खान पान का तरीका क्या है, पहनावे का तरीका क्या है, केवल उसी से व्यक्तित्व का आकलन किया जाता था। इसलिए हमने व्यक्तित्व को स्टार्टिंग में भी कहते हैं और आज भी कहते हैं पर्सनैलिटी कहते हैं। तो ये तो भाई इसका इंग्लिश का शब्द हो गया है पर्सनैलिटी। कहते हैं साहब ये जो पर्सनैलिटी है ये एक शब्द से मिलकर बना है जिसका नाम है पर्सोना। क्या नाम है भाई? पर्सोना। अभी जो पर्सोना शब्द होता है इसका मीनिंग क्या बताया, तो भाई देखो मीनिंग में बताया, इसका मीनिंग बताया बाहरी आवरण। क्या बताया भाई? बाहरी आवरण आपको बताया। भाई बाहरी आवरण भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दिखावा कहा जाता है। तो आपने दिखावा भी कह दिया है भाई, इसी को हमने नाम दिया पहनावा। आपने इसको पहनावा भी कह दिया। पहनावे को हम वेशभूषा भी कहते हैं, तो आप वेशभूषा भी कह सकते हो। इसके अलावा भाई इसी को हमने इंग्लिश में एक ही नाम दे दिया मास्क, और मास्क को हम कहते हैं मुखौटा। इसका मतलब हुआ कि वह व्यक्ति जो मुखौटा लगाकर रखता है वो मुखौटा ही क्या कहलाता है? उसका व्यक्तित्व कहलाता है, पर्सनैलिटी कहलाता है। आपको भी ध्यान है कि जब हम मूवी वगैरह देखते हैं तो मूवी के कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हमें घिन आती है ना। पहले की फिल्मों में जैसे प्रेम चोपड़ा, नाम सुना ना? प्रेम चोपड़ा नाम था, और शक्ति कपूर आज का है। उसको देखकर लगता था कि फिल्मों में खास उद्देश्य के लिए लिए जाते हैं, पर जब भी कोई फिल्मकार फिल्म बनाता होगा और इसका जैसे नाम लिया कि यार शक्ति कपूर को तेरी फिल्म में ले ले, तो वो शक्ति कपूर को फिल्म में लेगा तो उसकी भूमिका पहले से उसके दिमाग में रहती थी कि मुझे शक्ति कपूर को क्यों लेना है, मेरे को प्रेम चोपड़ा का नाम बता दिया, वो पहले दिमाग में उसके कि यदि कोई सीन आपको ऐसा लेना है तो उसके लिए व्यक्ति फिट कौन है, प्रेम चोपड़ा फिक्स है या डैनी फिक्स है। दरअसल में यही क्या कहलाता है? मुखौटा कहलाता है। कहते हैं साहब जब आपने पहले चलती थी हमारे यहाँ रामलीला वगैरह चलती थी पहले, अब तो यार कोई देखता नहीं है, अब तो क्या यूट्यूब चल गया है ना, अब तो सब चीज़ यूट्यूब पर देख लेता है इंसान। लेकिन एक समय वो था जब वो रामलीला वगैरह चलती थी दशहरे के मैदान के आसपास। भाई साहब यहाँ तो कुछ नहीं होती अपने यहाँ, तो या तो होती है अपने कोटा में होती थी, और या दिल्ली का सीन देखो यार, हर गली में रामलीला। मतलब यदि 50 गली है ना भाई, आप मान के चलो 51+ रामलीलाएं होगी, हर गली में आपको ये मिलेगा। तो वहां पर किरदार जो आता था, किसी को रावण बनना है, भोला भाला जी बेचारा, लेकिन जब उसको रावण बना दिया तो वो रावण के समान ही एक्ट करेगा वो, तो वो रावण नहीं है। वो दरअसल में क्या लगा रखा है उसने? रावण का मुखौटा उसने पहन रखा है। तो स्टार्टिंग में तो यही कहते थे कि व्यक्तित्व का मतलब बाहरी आवरण, दिखावा, पहनावा, ये सब कहा जाता है। लेकिन उसके बाद में जब किसी ने पूछा कि यार व्यक्तित्व कहते किसे है, तो व्यक्तित्व को डिफाइन करने का काम एक व्यक्ति के द्वारा किया गया जिसका नाम है आल्पोर्ट। आप बस घबराना नहीं, क्योंकि वर्ड्स काफी टफ यूज में किए इसने, उसका मीनिंग मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये बंदा कह रहा है, जब इससे पूछा कि यार किसे कहते हैं व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, तो ये कहता है व्यक्तित्व मनोदैहिकी तंत्रों का गतिशील एवं गत्यात्मक गठन है जो वातावरण के साथ। भाई बातें क्यों कर रहे हो आप लोग?
जो वातावरण के साथ समायोजन में सहायक है। अब ये डेफिनेशन में हालांकि वर्ड ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन पहली बार देखोगे थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या अजीब वर्ड्स यूज किए हैं, फिर भी अपना काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि यदि कोई पूछता है कि भाई व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व में आपने दो बताए, मनो और दैहिकी। मनो का मतलब मानसिक और दैहिका मतलब शारीरिक। तो व्यक्तित्व में कौन से गुण होते हैं? मानसिक गुण भी हमारे होते हैं, और मानसिक गुणों के अलावा और कौन से गुण होंगे भाई? शारीरिक गुण भी होंगे। अब यहां दूसरा शब्द आया है तंत्रो। तंत्रों का मतलब होता है कि एक से ज्यादा तत्व। व्यक्तित्व का निर्माण किसी एक तत्व से नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा तत्व होते हैं। एक होता है व्यक्ति, एक होगा तो क्या व्यक्ति, और एक से ज्यादा होंगे तो व्यक्तियों, है ना, व्यक्तियों और व्यक्ति। तो यहां पर क्या कहा आपने? तंत्रों का। इसका मतलब हुआ कि साहब इसमें एक से ज्यादा तंत्र शामिल होते हैं। फिर कहा गतिशील, और फिर कहा गत्यात्मक। भाई व्यक्तित्व परिवर्तित होता रहता है, ऐसा नहीं हमेशा एक जैसा रहेगा। बचपन में अलग रहा, बड़े हुए तो अलग हो गए। जब आप अभी एज में हो तो अभी अलग है, और थोड़ा बड़े हो जाओगे और थोड़ा बदल जाएगा, और थोड़ा बड़े होंगे तो बदलता जाएगा आपका। तो क्या नाम आया यहाँ पर? गतिशील आया। और नेक्स्ट में लिखा है आपने गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब है कि जो तंत्र होते हैं ये सारे, ये आपस में जुड़े हुए हैं, और ये करते क्या है? ये वातावरण के साथ हमारे किस में मदद करेगा? समायोजन में मदद करेगा। अब कोई आपसे पूछेगा कि हम व्यक्तित्व को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपका जो जवाब रहेगा वो बड़ा सीधा सा जवाब रहेगा। पहला आपको जवाब देना है कि साहब व्यक्तित्व में होते हैं शारीरिक लक्षण, पहला जवाब। दूसरा होता है व्यक्तित्व में होते हैं मानसिक लक्षण। तीसरा है कोई एक तत्व नहीं होता, इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। फिर आपने कहा व्यक्तित्व परिवर्तित होता रहता है। व्यक्तित्व के सभी तत्व आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और फिर ये हमारे समायोजन में मदद करता है। दोबारा बताइए कौन कौन आएगा? पहले कहा मानसिक गुण कहा आपने, शारीरिक गुण कहा, अनेक तंत्र। अनेक तंत्र जो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, परिवर्तित होते हैं, और क्या करते हैं? ये समायोजन में मदद करते हैं। एक बार लास्ट देख लेते हैं। पहला कौन सा है इसमें? मानसिक, शारीरिक, अन्य तंत्र। आगे गतिशील होता है, परिवर्तित होता है, और समायोजन में मदद करेगा। ये जो अंग्रेजी का वर्ड है आपका पर्सनैलिटी, ये कौन से शब्द से मिलकर बना? परसोना। और परसोना का मीनिंग क्या रहेगा? दिखावा, मुखौटा, मास्क, पहनावा, बाहरी आवरण, वेश भूषा। कल बात करते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।